नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नॉवलेट का नाम है हमको है तेरी नज़र में रहना और इसकी राइटर है ज़रीन आरज़ू। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। अरे लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? जब भी देखो कोई ना कोई नुकसान करती रहती हो। बेगम शराजी ने उसे बुरी तरह डांटते हुए कहा। माफ़ कर दे, आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी। जवाब में उसकी सिसकियाँ बुलंद हुई। खामोश मनहूस लड़की, इतना कीमती सेट लेकर तोड़ दिया, नुकसान अब कौन पूरा करेगा? वो सीखपा होकर बोली और वो सर झुकाए किरचियाँ चुनने लगी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं तुझे साथ ले आई। नसीब खोटे थे मेरे, जब भी तो ये गलती कर बैठी। अगर साथ न लाई होती तो अब तक दर्द की ठोकरें खा रही होती। आटे दाल का भाव मालूम हो जाता। वो उसे कोसने लगी। गलती से टूट गया था, वो रोते हुए बोली। तूने गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर तोड़ा है। मनहूस पैदा होते ही माँ बाप को खा गई, फिर फुप्पो को निगल लिया और अब यहाँ आकर नहुसत फैला रही है। चल उठ, मेरा मुंह क्या देख रही है? उठ कर सारे बर्तन धो। मुफ्त की रोटियां तोड़ते तोड़ते जिस्म पर चर्बी चढ़ती जा रही है। उन्होंने नफरत से उसे देखा और तेज तेज कदम उठाती चली गई। उनके जाने के बाद वो हिचकियाँ लेकर रोने लगी। या खुदा, मैं कहाँ जाऊँ? वो बुरी तरह रो रही थी। हिचकियों से सारा वजूद लर्ज रहा था। वो किरचियाँ समेटकर सिंह की तरफ बढ़ गई। बर्तनों का ढेर मुँह चिढ़ा रहा था। वो बर्तन धोने लगी। कानों में बार बार बेगम शराजी के अल्फाज गूंज रहे थे। मनहूस, मनहूस। उसने कानों पर हाथ रख लिए। जिंदगी फ़कत एक बोझ है, उसने सुलग कर सोचा। क्या मिला था उसे अपनी ज़िंदगी के 22 सालों में? झिड़कियाँ और ताने। न माँ की ममता मिल सकी थी और ना ही बाप का प्यार। उसने जब से होश संभाला था खुद को मनहूस ही कहते सुना था। घर से बाहर निकलती तो मोहल्ले की औरतें उसे मनहूस जानकर अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेती। जब वो पैदा हुई तो माँ मर गई। बाप ऐसा जालिम निकला कि उसके मरते ही दूसरी शादी रचा बैठा। सौतेली माँ ने घर के साथ साथ उसके बाप पर भी कब्जा कर लिया था। वो सारा दिन उस नन्ही से जान से बड़े बड़े काम लेती और शाम को जब बाप घर आता तो झूठी सच्ची बातें लगाकर उसके हाथों पिटवाती। वो तो बाप की मोहब्बत तक को तरस गई थी। सौतेली माँ 24 घंटे उसे मनहूस मनहूस कहकर उसकी जान अजाब में डाले रखती। इस माहौल ने उसे बेहद हसास बना दिया था। जब वो 7 साल की हुई तो उसका बाप एक एक्सीडेंट में मारा गया। सौतेली माँ ने रो रो कर आसमान सर पर उठा लिया। चल निकल मनहूस यहाँ से, मेरे खामन को खा गई। कैसे घूरा करती थी उसे। हाय लोगों, मेरे तो नसीब ही फूट गए। इस जन्म जली ने मेरा सब कुछ तबाह कर डाला। अब मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? वो चीख चीख कर बीन करती रही और मोहल्ले की जाहिल औरतें भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती रही और वो कोने में सहमी सी खड़ी उन सब की बातें सुनती रही। बाप को मरे 1 हफ्ता भी ना हुआ था कि उस औरत ने उसे धक्के देकर घर से निकाल बाहर किया। इस घर के दरवाजे तुझ पर हमेशा के लिए बंद हैं। खबरदार, जो आइंदा कभी इधर का रुख भी किया तो खाल उधेड़ कर रख दूंगी। उसने दरवाज़ा बंद करते हुए नागिन की तरफ फुनकार कर कहा था। वो हैरत से बंद कवाड़ को घूरती रही। उसका नन्हा सा ज़हन ये सब कबूल नहीं कर पा रहा था। फिर वो आंखों में आंसू लिए पुप्पो के घर चली आई। पुप्पो ने तरस खाकर उसे अपने पास रख लिया, मगर जालिम पुप्पा उसके यहाँ रहने पर रजामंद नहीं था। वो बात बेबात उस मासूम को रूई की तरह धनक कर रख देता। पुप्पो बेचारी बीमार थी। वो बेबस बनी सब देखती रहती, कुछ भी ना कह सकती थी। पुप्पो की कोई औलाद ना थी, इसलिए वो उसे सगी बेटियों की तरह चाहती थी। अपने मियाँ से चोरी चोरी उसे स्कूल में भी दाखिला दिलवा दिया था। फिर वक्त तेज़ी से गुजरता रहा। जब उसने मैट्रिक कर लिया था, खुशी खुशी पुप्पो को बताने चली आई, मगर खुशी में उसे यह ध्यान न रहा कि पुप्पा सब सुन रहा है। उस जालिम ने पुप्पो को यह बात छुपाने पर इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। फिर वो सारी रात बुखार में बिनकती रही, मगर वो कमज़ोर बाहर सेन में पड़ा रहा और बेचैन सी उनकी चारपाई के पाए पर सर रखे बैठी रहती रही। मरने से पहले उन्हें एक बार होश आया था तो उन्होंने ताकीद की थी कि वो उनकी दूर पार की बहनों के पास चली जाए। उसने लाख इनकार किया, मगर उन्होंने अपनी कसम देकर उसे खामोश करा दिया और एक रका लिखकर उसके हवाले कर दिया ताकि वो उस पते पर चली जाए। फिर जब पुप्पो का सोइम हुआ तो एक मतबर खातून उसे अपने साथ ले आए। दरअसल उसने उस खातून को ख़त दिखाकर कहा था कि वो उस पते पर छोड़ आए जब पर वो उसे अपने साथ ले आई थी, क्योंकि ये वही थी जिनका जिक्र पुप्पो ने किया था। जब उसने पहली बार उनके हमरा वसीओ अरीज बंगले में कदम रखा तो वह हैरत से पल के झपक झपक कर चारों तरफ देखती रही। उफ, इतना बड़ा महल! ये सब तो उसने परियों और बादशाहों वाली कहानियों में पढ़ा था। 2.5-3 कनाल में बना हुआ ये वाइट संगमरमर का बंगला वाकई एक शाहकार था। चारों अतराफ फैले हुए वसीओ अरीज लॉन्स और उनमें से गुजरते हुए सुर्ख बजरी के फर्श, जिन पर खूबसूरत गमलों की कतारें बहुत भली मालूम होती थी। सजाद शराजी के 3 बच्चे थे, आबिस, फौजी और अदील। आबिस को तो उसने देखा तक नहीं था। वो जब से उस घर में आई थी यही सुना था कि आबिस डॉक्टरेट की डिग्री लेने
लंदन गए हुए हैं और ये उनका आखिरी साल है। उनसे छोटी फौजिया, जिसे प्यार से कटी कहते थे, बीए के बाद तालीम को खैरबाद कह चुकी थी। अदील 8वीं जमात का तालिब इल्म था। सज्जाद शराजी और उनके छोटे भाई हमाद शराजी का कारोबार इकट्ठा था। 2 मिलें थी जिन्हें वो 2 दोस्त खुश उसलूबी से चला रहे थे। हमाद शराजी के 5 बच्चे थे। सबसे बड़े ज़हीर जो इंजीनियर थे, फिर शाहिद था जो FA भी पास नहीं कर सका था। सारा दिन वो आवारा गर्दी करता रहता। वाजिद MA फाइनल में था। फिर माला का नंबर था, उसने भी BA किया था। सबसे छोटी बिंदिया थी जो इंतहाई शोख व चंचल थी। शुरू में तो बेगम शराजी उससे बहुत शफ़क़त से पेश आती थी, ख़ासकर शराजी साहब, क्योंकि वो कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर मसरूफ़ भी रहते थे, मगर फिर भी जैसे तैसे वक्त निकाल कर उसका हाल अहवाल पूछ लिया करते। वो जो बाप की मोहब्बत तक को तरस गई थी, उनकी संगत में बेहद खुश रहती। बाकी सबका रवैया भी उसके साथ ठीक ही था। माला और रशीदा खातून की चुभती हुई आंखों से उसे बहुत खौफ आता था। वो दोनों हर वक्त ही उसके पीछे पड़ी रहती। माला उसकी खूबसूरती से जलती थी और रशीदा खातून चाहती थी कि माला की शादी आबिद से हो जाए। उस लड़की के आने से उसके चांस कम हो गए थे, मगर फिर वो ये सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे लेती कि उन्हें 2 टके की उस लड़की से डरने की क्या ज़रूरत है। वो भला कैसे उनकी बराबरी कर सकती है। फिर न जाने उन्होंने बेगम शराजी को क्या पट्टी पढ़ा दी कि आहिस्ता आहिस्ता वो भी उसके खिलाफ हो गई। वो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहती। बाकी सबके ताल्लुकात उसके साथ दोस्ताना थे, मगर शाहिद की सुर्ख निगाहों से उसे खौफ आता था। वो आते जाते हर वक्त उसे घूरा करता और कभी कभी कोई फजूल सी बात भी कह देता, जिसे सुनकर वो दहल जाती और कोने खुदरों में चुपती फिरती। मगर वो फिर भी किसी न किसी तरह उसे ढूंढ निकालता। कई दफ़ा उसने उसकी शिकायत करने का सोचा भी, मगर फिर ये सोचकर खामोश हो गई कि इल्ज़ाम तो उस पर लगेगा। उन दिनों बेगम शराजी की सख्ती उस पर बढ़ गई थी। वो बात बेबात उठते बैठते उसे बुरा भला कहती। वो बड़े ज़ब्त से उन सब की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त करती, मगर शराजी साहब से उसे कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई। हालांकि वो उसका हर तरह से ख्याल रखते थे। फिर रफ्ता रफ्ता सारे घर का इंतज़ाम उसके नाजुक कंधों पर आन पड़ा, क्योंकि रशीदा खातून का ख्याल था कि उसे अपनी औकात में ही रहना चाहिए। वो सब काम खुशअस्लूबी से करती, मगर वो लोग कोई ना कोई नुक्स निकाल कर उसे बुरा भला कहती। वो उनका हर काम मानने पर मजबूर थी। अगर ऐसा ना करती तो फिर कहाँ जाती? कोई और सहारा भी तो ना था। यहाँ सर छुपाने की जगह तो थी, मगर सुकून नाम की कोई शय मौजूद ना थी। तुम अभी तक बर्तन नहीं धो सकी? बहुत काम चोर हो। चलो, आंटी बुला रही हैं। माला की आवाज़ पर वो ख्यालात से चौंकी। चेहरा आंसुओं से तर था। उसने जल्दी से दुपट्टे के पल्लू से चेहरा साफ किया और उसके पीछे चल दी। तवील राहदारी अबूर करके वो एक खूबसूरत और जदीद तर्ज से सजे हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। वो खामोशी से उनके सामने जा खड़ी हुई। बर्तन धो लिए? छूटते ही उन्होंने सवाल किया। जी, उसकी आवाज़ भरा गई। हर वक्त रो रो कर नहुसत मत फैलाया करो। हम तुम पर कौन सा जुल्म करते हैं जो मजलूम बनी रहती हो? और क्या आंटी, इसकी सूरत जिस दिन सुबह मुझे दिखाई दे जाए वो सारा दिन ही मनहूस गुजरता है। माला जो दबीज कलीन पर बैठी क्यूटिक्स लगा रही थी, अब सर पर क्यों सवार हो? जाओ, जाकर मेरे कपड़े इस्त्री करो, मुझे आज एक पार्टी में जाना है। वो तेज़ लहजे में बोली तो वो बाहर निकल आई। उस घर में तो कदम कदम पर उसकी तजलील हुई थी। उसकी अना को बात बेबात मजरू किया जाता था, मगर वो बेबस थी, कुछ भी तो नहीं कह सकती थी उन्हें। मगर तवील राहदारी अबूर कर रही थी कि वहाँ पड़ा हुआ फ़ोन चीख उठा। कुछ लम्हे तो वो इंतज़ार करती रही कि कोई आकर फ़ोन उठाए, मगर जब कोई ना आया तो हिम्मत करके खुद ही आगे बढ़ी और रिसीवर कान से लगा लिया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई थी। जी, आपको किससे बात करनी है? वो हौले से बोली। आप कौन हैं? दूसरी तरफ से शोखी से पूछा गया। आपको इससे मतलब? वो तनक कर बोली। प्लीज़ मम्मा को बुला दे। मम्मा तो क्या आप आबिद हैं? वो हैरत से बोली। जी हाँ, गलती से, मगर आप कौन हैं? आप प्लीज़ होल्ड करें, मैं अभी आंटी को बुला लाती हूँ। उसने घबराकर रिसीवर रखा और तेज़ी से ड्राइंग रूम की तरफ लपकी। ओह, तुम अभी तक यहीं हो सुस्त लड़की? उसे सामने देखकर बेगम शराजी बरहम हो गई। वो आबिस भाई का फ़ोन है। वो सहम कर बोली। क्या आबिस का? मेरे चांद का? वो हैरत और खुशी से बोली और फिर तेज़ी से उठकर फ़ोन की तरफ लपकी। हेलो हेलो, कौन? आबी बेटे, तुम बोल रहे हो ना? खुशी से उनकी आवाज़ लर्ज रही थी। जी मम्मा, आपका आबी बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? ठीक हो बेटे, तुम कब वापस आ रहे हो? मैंने तो यही बताने के लिए तो आपको फ़ोन किया है मम्मा कि मैं आज शाम की फ़्लाइट से पहुँच रहा हूँ। सच आबी? वो रोने लगी। अरे मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? क्या मेरे आने की खुशी नहीं? बेटे, ये तो खुशी के आंसू हैं। ओके मम्मा, खुदा हाफिज़, अब शाम को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। आबिस ने कहा तो उसी लम्हे दिल खुशी से उछलता हुआ वहाँ आ गया। मम्मा, मैं बात करूँगा। उसने रिसीवर उनके हाथों से लेकर कान से लगा लिया। हेलो हेलो आबिस भाई, मैं अदील बोल रहा हूँ। हाँ, शरीर में पहचान गया हूँ। कैसे हो तुम? मुझे याद भी करते हो कि नहीं?
हाँ अभी भाई, आप मुझे बहुत याद आते हैं। जब भी मैं उदास होता हूँ तो अपिया के पास चला जाता हूँ, बहुत अच्छी हैं, वो खुशी से कह रहा था। बेगम शराजी सबको ये खुशखबरी सुनाने वहाँ से जा चुकी थी। अपिया कौन? उन्होंने इश्तियाक से पूछा। उजाला अपिया, वो बहुत अच्छी हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मम्मा वगैरह से भी ज़्यादा। अच्छा, फिर तो हम भी तुम्हारी उजाला अपिया से ज़रूर मिलेंगे। हाँ ज़रूर मिलिएगा, वो आपको भी प्यार करेंगी, बहुत अच्छी हैं वो तो बस मम्मा और आंटी थी, ख्वामख्वाही डांटती रहती हैं। उसने नाक सुकेड़कर माँ और चच्ची की शिकायत की। अच्छा, हम आकर उन्हें डांटेंगे। अच्छा, अब खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वो रिसीवर रखकर बेगम शराजी के कमरे में आ गया, जहाँ वो नौकरों को हदायत देने में मसरूफ़ थी। देखो, जो कुछ भी मैंने कहा है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो हुक्म सरकार। पूरे रमज़ान ने कहा तो उन्होंने नौकरों को बाहर जाने का इशारा किया। लड़की, तुम हर काम बहुत सुस्ती से करती हो। देखो, रात का खाना तुमने अपनी निगरानी में तैयार करवाना है, एकदम से फर्स्ट क्लास। उन्होंने खामोशी से कपड़े प्रेस करती उजाला से कहा तो वो सर हिलाकर रह गई। ज़रा मेरे कपड़े भी प्रेस कर देना, माला बदतमीज़ी से बोली। क्यों, तुम खुद क्यों नहीं कर सकती? बिंदिया को माला का ये अंदाज़ पसंद ना आया, इसलिए मुँह बनाकर बोली, इसलिए कि नौकरों के होते हुए मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं। उसने नफ़रत से उजाला को देखा और बाहर निकल गई। प्लीज़ उजाला, तुम माइंड ना करना, इसकी तो आदत ही ऐसी है। बिंदिया उसके करीब आ गई। कोई बात नहीं बिंदिया, वो मेरी भी बहन है। क्या हुआ अगर प्यार से ज़रा सा डांट लेती हैं तो? वो ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट लबों पर सजाकर बोली। तुम भी चलो ना हमारे साथ एयरपोर्ट। किटी बोली। नहीं, मुझे अभी बहुत से काम करना है। उसने बहाना बनाया, जानती थी कि बेगम शहराजी उसका जाना हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे। सबके जाने के बाद उसने करीमन बुआ की मदद से रात का खाना तैयार किया और अपने कमरे में चली आई। या खुदा, क्या पहले मुझ पर कम जुल्म तोड़े जाते थे, जो अब एक और का इजाफा हो रहा है। खुदा जाने वो कैसे होंगे, और अगर उन्होंने आकर मुझे घर से निकाल बाहर किया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मगर सुना तो करीमन बुआ से यही है कि वो अच्छी तबीयत के मालिक हैं। वो आबिस रज़ा की आमद का सुनकर अंदर ही अंदर सहमी जा रही थी। पता नहीं वो कैसी तबीयत के मालिक थे। यही सोच सोचकर उसे हौल आ रहा था। वो सोचों में गुम थी। हॉर्न की मखसूस आवाज़ पर चौंक पड़ी। शायद वो लोग आ गए थे। जभी तो ऊंचे ऊंचे ज़िंदगी से भरपूर कहकों की आवाज़ें उसके कमरे तक आ रही थी। उसने कानों में उंगलियां ठूंस ली। आज उसे अपनी महरूमियों का एहसास शिद्दत से हो रहा था। वहाँ वो सब खुश थे। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली तो सर काफ़ी बोझल था। वज़ू करके नमाज़ पढ़ी तो दिल को कदरे सुकून मिला। फिर किचन में आकर उसने जल्दी जल्दी बेड टी तैयार की और करीमन बुआ के हाथों उन सब के कमरों में भिजवा दी। मगर सजाद शराजी के कमरे में वो खुद चाय लेकर आ गई। वो अखबार पढ़ने में मसरूफ़ थे। अरे बेटा, तुम आओ आओ, उन्होंने पुरशफ़क़त लहजे में कहते हुए अखबार साइड पर रख दिया। अब कैसी तबीयत है आपकी अंकल? ठीक हूँ बेटा, मगर तुमने ये तकलीफ़ क्यों की? मुलाजिम कहाँ हैं? अंकल प्लीज़, मुझे आपके काम अपने हाथों से करके खुशी होती है। प्लीज़ आइंदा आप मुझे ऐसे कामों से मना ना कीजिएगा, वरना मैं नाराज़ हो जाऊंगी। वो धीरे से मुस्कुराई। ओके ओके, लेकिन ये बताओ, रात तुम कहाँ गायब थी? डाइनिंग रूम में भी नहीं आई? वो अंकल बस ऐसे ही, सर में दर्द था। उसने बहाना बनाया। अब वो उन्हें क्या बताती कि वो आबिस का सामना करना नहीं चाह रही थी। बेटी, इतना काम ना किया करो, आराम किया करो। वो उसके सर पर शफकत से हाथ फेरते हुए बोले। तो वो एक गहरा सांस लेकर मुस्कुरा दी। एक उनका ही तो दम था जिसकी वजह से वो यहाँ रह रही थी। दिन काफ़ी निकल आया था। वो सब कामों से फारिग होकर बरामदे में बिखरे पत्ते समेट रही थी कि पुश्त पर एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनकर उछल पड़ी। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं। वो घबरा कर रह गई। मुड़कर देखा है कि इंतहाई खूबरू नौजवान खड़ा उसे घूर रहा था। कहीं तुम चोर तो नहीं हो? बताओ अब तक क्या क्या चुराया है, वरना अभी पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। वो सख्त आवाज़ में कह रहा था। मैं चोर नहीं हूँ। पुलिस का नाम सुनकर उसका दम निकल हो गया। तो फिर कौन हो? वह हैरत से उस दुबली पतली लड़की को देखे गया जो उसके लिए बिल्कुल अजनबी थी। मैं उजाला हूँ, वो थूक निकल कर बोली। उजाला? कौन उजाला? मैं इस घर में रहती हूँ। वो कामती टांगों पर जिस्म का बोझ उठाए खड़ी थी। मगर मैंने तो तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा। मैंने भी तो आपको नहीं देखा। ओह, कहीं आप खुद चोर तो नहीं हो और मुझे बातों में लगाकर सामान वगैरह उड़ाने के चक्कर में? मगर मैं आपकी चाल कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं घर में अकेली नहीं हूँ। अचानक उसके जहन में एक कुंदा सा लपका और वो तेज़ तेज़ बोलती चली गई। ओहो, खूब पहचाना, मैं वाकई चोर हूँ। नौजवान की बात सुनकर वो खौफ से 2 कदम पीछे हट गई। तो तुम क्यों आए हो? उसका गला खुश्क हो चला था। तुम्हें साथ ले जाने को। वो आगे बढ़ा और उसकी कलाई थाम ली। छोड़ो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश में बोली, मगर गिरफ्त बहरहाल सख्त थी।
शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, खामोशी से मेरे साथ चली चलो। नौजवान दिलचस्पी से उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखने लगा। शेरू, रमज़ान बाबा, वो हलक के बल चिल्लाई तो वो दोनों भागते हुए चले आए। क्या बात है उजाला बीबी? वो लोग आबिस रज़ा को वहाँ देखकर रुक गए। तुम लोग रुक क्यों गए? ये चोर है, इसे पकड़ लो। वो तेज़ी से अपना हाथ छुड़ाकर उन लोगों के करीब चली आई। आपसे किसने कह दिया? शेरू घबराई हुई आवाज़ में बोला। इसने खुद कहा है। मगर ये तो छोटे सरकार हैं, रमज़ान ने कहा तो वो उछल पड़ी और हैरत से उस वजह से नौजवान को देखने लगी जो अपनी खूबसूरत सी बड़ी बड़ी बादामी आंखों से उसे दिलचस्पी से देख रहा था। तो क्या आप आबिस हैं? वो मुश्किल से बोली, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। शेरू, मम्मा ने ये नई नौकरानी रखी है जिसे मालकों से बात करने की तमीज़ नहीं। मैं अभी मम्मा से कहकर इसे बाहर निकलवाता हूँ। वो कदरे गुस्से से बोले तो उसने उनके आगे हाथ जोड़ दिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं मालूम था कि आप आबिस साहब हैं। ये तो सख्ती में बेगम शराजी से भी 2 हाथ आगे मालूम हो रहे थे। साहब जी, माफ़ कर दे, इसे बच्ची है, नादान है। रमज़ान बाबा ने उसकी सिफारिश की। ठीक है, अगर आप लोग कहते हो तो माफ़ कर देता हूँ, मगर आइंदा से ऐसी बदतमीज़ी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो सख्त लहजे में कहते हुए आगे बढ़ गए और वो इतनी जल्दी जान छूट जाने पर खुदा का शुक्र अदा करती रह गई। उस दिन शाम दरीचों में उतर आई थी। सूरज की जर्द सुनहरी किरणें पत्तों पर कांप रही थी। डूबते सूरज ने हर तरफ तलाई रंग बिखेर दिया था और उस रोशनी में उसका चेहरा बेहद प्यारा लग रहा था। चेहरे पर रंग बिखरे थे। वो लॉन में पीपल की छांव तले बैठी थी। उस सावली सलोनी शाम ने न जाने क्यों उसे उदास कर दिया था। अब बेनाम सी उदासी उसके रगों पैर में उतर रही थी। उजाला, फटाफट तैयार हो जाओ, पिक्चर का प्रोग्राम है। कटी ने करीब आकर कहा तो वो अपने ख्यालात से चौंकी। नहीं कटी, तुम जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वो उदासी से बोली। अरे वाह, कैसे दिल नहीं चाह रहा? सब तैयार है, चलो जल्दी से कपड़े बदल कर आओ। कटी ने उसे बाजू से पकड़कर उठाया। नहीं कटी, प्लीज़ मुझे मजबूर ना करो। तुम्हें तो मालूम है कि आंटी और माला मेरा तुम लोगों के साथ मिलना पसंद नहीं करती। उसकी गुलाफी आंखों में शबनम सी जमने लगी। ओहो अभी भाई लेकर जा रहे, मम्मा कुछ नहीं कहेंगी। मगर कुछ नहीं, चलो उठो। कटी के पुरखुलूस इसरार पर वो कपड़े बदलने अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और फिर जब वो पोर्च में आई तो वो सब जाने को तैयार खड़े थे। आओ उजाला, तुम हमारे साथ बैठो। बिंदिया ने उसे इशारे से अपने करीब बुलाया। तुम कहाँ जा रही हो? आबिस रज़ा जो कार स्टार्ट करने में मसरूफ़ थे उसे देखकर कदरे सख्त लहजे में बोले। जी मैं। उन्हें देखकर उसका रंग उड़ गया। सबके सामने अपनी तजलील के एहसास से उसकी आंखें भर आई। आफी भाई, ये हमारे साथ जा रही है। बिंदिया ने जल्दी से उसका हाथ थाम कर कहा। जी नहीं, ये कहीं भी नहीं जा रही। आया समझ में? वो गुस्से से बोले। तो ठीक है, फिर हम भी नहीं जाएंगे। कटी ने फैसला कुन लहजे में कहा। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसने चलना है जल्दी से गाड़ी में चलकर बैठे। वो लापरवाही से कंधे अचकाकर बोले तो कटी ने उजाला का हाथ थामा और अंदर चली आई और माला उसके मन में तो फुलझड़ियाँ सी छूटने लगी थी। जहन से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था कि आबिस रज़ा ने उस हसीन सी लड़की को कतई लिफ्ट नहीं करवाई थी, वरना उसे कुछ यकीन था कि वह ज़रूर उसके मासूम हुस्न से मुतासिर हो जाएंगे। मगर अब का उसका रवैया देखकर उसके जहन से तमाम शकूक दूर हो गए थे। प्लीज़ उजाला मत रो, तुम्हें मेरी कसम। सच आबी भाई तो बहुत नरम दिल और मोहब्बत करने वाले शख्स से, जाने क्यों तुम पर सख्ती कर बैठे। अंदर आकर कटी ने रोती हुई उजाला से कहा। हाँ, सभी से वो मोहब्बत से पेश आते, एक मैं ही मनहूस हूँ कि जिसे देखते ही उनका पारा हाई हो जाता है। वो सिसकियाँ भरते हुए बोली। फिर वही बात, ये तुम्हें किसने कह दिया कि मनहूस हो? अरे तुम तो हमारे लिए खुशनसीबी बनकर आई हो। देखो, तुम्हारे आने से हमारे घर की रौनक में इजाफा हो गया। तुम्हारे आने पर ही आबिस भाई भी लौट आए हैं। मुझे बहलाओ मत कटी, मुझे मालूम है कि मैं शुरू से ही मनहूस हूँ। इस दुनिया को मेरी कतई ज़रूरत नहीं। जाने खुदा क्यों गैर हम लोगों को इस दुनिया में भेज देता है। वो दुखी लहजे में बोली। प्लीज़ उजाला, सच कटी, मैं किसी दिन यहाँ से चुपचाप चली जाऊँगी ताकि तुम लोगों का सुकून वापस लौट आए। आबिस रज़ा के रवैये से वो बहुत दिल गिरफ्तार हो रही थी। उनकी डांट से ज़्यादा अपनी तजलील पर रोना आ रहा था। कैसे सबके सामने कह दिया था कि तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तो वो कौन सा उन सबके साथ जाना चाह रही थी? वो तो कटी के इसरार पर चली आई थी। खबरदार उजाला, अगर तुमने कहीं भी जाने का नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो शाबाश, अपने कमरे में जाकर आराम करो। और देखो, कोई उल्टी सीधी बात सोचने की ज़रूरत नहीं। मैं आबिस भाई से उनके रवैये के बारे में ज़रूर पूछूंगी। नहीं प्लीज़, तुम ऐसा ना करना, वो तो और भी मेरे पीछे पड़ जाएंगे। उसने घबरा कर कहा तो वह हंसती। तौबा है उजाला, यूँ डर जाती हो ना जैसे। हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। उजाला ने उसकी बात काट कर कहा तो वो ज़ोर से हंसती। एक बात बताओ कटी, ये अभी भाई बेचारी उजाला को क्यों हर वक्त डांटते रहते हैं? सच उन्होंने तो उसका जीना हराम कर दिया है। बिंदिया जो कलीन पर ओंधी लेटी किसी मैगजीन का पोस्टमार्टम कर रही थी, अचानक सर उठाकर बोली। पता नहीं डियर, मुझे तो खुद उनके रवैये की समझ नहीं आई। ज़रूर मम्मा और आंटी ने उनके कान भर दिए होंगे। कटी ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा।
वेरी सैड। कम अज़ कम आबिस को उसके साथ ऐसा रवैया, सख्त रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। वो दोनों कार्ड्स खेलने में मसरूफ़ थी, साथ ही साथ बातों का सिलसिला भी जारी था। और क्या, वो तो समझदार है। वो क्यों मम्मा वगैरह की बातों में आ गए? पहले तो मम्मा भी उजाला को बहुत अच्छा समझती थी, फिर जाने आंटी रशीदा ने क्या पट्टी पढ़ाई उन्हें कि वो भी उसके खिलाफ हो गई। कटी बोली, हाँ मुझे भी अम्मी और माला का ये इक़दाम पसंद नहीं आया। वैसे एक बात है कटी, अगर आबिस भाई उजाला को पसंद कर ले तो सारी ज़्यादतियों का अजाला हो जाएगा। बिंदिया ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम ठीक कहती हो, मैं भी ये चाहती हूँ कि उजाला मेरी भाभी बने, मगर तुम तो खुद ही अपने भाई से कहो ना कि वो उससे शादी कर ले, इस तरह उसे भी सहारा मिल जाएगा। अरे नहीं, तुम्हें नहीं मालूम, आंटी वगैरह तूफान खड़ा कर देंगी। और माला तो आबिस भाई पर अपना हक समझती हैं, देखती नहीं वो हर वक्त उनके पीछे साए की तरह लगी रहती है। कटी ने ठंडी सांस भरकर कहा, बहरहाल हमारी दुआएं तो उजाला के साथ हैं। सच बहुत क्यूट लड़की है वो। क्यों भाई, ये तुम लोग यहाँ बैठी कौन सी साजिशें कर रही हो? उमर अंदर दाखिल होते हुए बोले। उनके पीछे वाजिद और अदील भी अंदर चले आए थे। आप लोगों से ज़बरदस्त ट्रीट लेने की साजिशें कर रहे हैं, कटी ने मुस्कुराकर कहा। फिर तो तुम लोगों की मेहनत ज़ाया ही जाएगी, क्योंकि हम लोग फजूल खर्ची को अच्छा नहीं समझते। क्यों वाजिद? उमर ने तायद भरी नज़रों से वाजिद को देखा, जो उसने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, ये तो हमें मालूम है कि आप कंजूस से आज़म हैं, बिंदिया ने बुरा सा मुँह बनाकर कहा। इत्ला का शुक्रिया कटी बाजी, वैसे आप मुझसे कहें तो मैं इन लोगों को रजामंद कर सकता हूँ ट्रीट देने पर। अदील शोखी से दीदे घुमाकर बोला। वो कैसे? अदील यार छोड़ो, क्यों इन्हें उल्लू बना रहे हो? आओ हम आइसक्रीम खाने चलते हैं, वाजिद ने मुस्कुराकर कहा। हम भी जाएंगे वरना, कटी ने कहना चाहा। उसी लम्हे आबिस रज़ा अंदर दाखिल होते तो उसे खामोश हो जाना पड़ा। आबी भाई, अदील दौड़कर उनसे लिपट गया। शरीर, वो मुस्कुराए। ब्राउनिश अवामी सूट में वो कदरे थके थके मालूम हो रहे थे। आबी भाई, आपके लिए कॉफ़ी लाऊं? काफ़ी थके थके मालूम हो रहे हैं। हाँ ले आओ, वो सोफे में धंसते बोले। आबिद साहब कब आए? सच में मैं तो इतनी देर से आपके आने की राह देख रही थी। माला की आवाज़ पर उन्होंने नागवारी से उसे देखा। उनके माथे पर शिकने पड़ गए। वो हमेशा बनी ठनी रहती थी और उन्हें मेकअप ज़्यादा चेहरों से नफरत थी, इसलिए उन्होंने कभी भी कटी को घर मेकअप करने की इजाज़त न दी थी, सिवाय फंक्शंस के। क्या बात है आबिस, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो उनके करीब चली आई। ठीक हूँ, उन्होंने बामुश्किल अपने लहजे को की तलखी को दबाया। लीजिए आबी भाई, गर्मा गर्म कॉफ़ी उजाला ने बनाई है। कटी ने ट्रॉली उनके आगे रोकते हुए कहा। कहाँ है वो? उसे कहो कि आकर सबको कॉफ़ी सर्व करे। उसे यहाँ रहना है तो काम भी करना होगा। ये कोई यतीम खाना नहीं है कि हर अरे घरे को उठाकर हम पनाह दे दें। पता नहीं वो क्यों पहली बार घर के कामों में इतने बुरे अंदाज में दखल दे रहे थे, हालांकि इससे पहले तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उजाला जो कटी के पीछे ही अंदर चली आई थी, आबिस रज़ा के लहजे में अपने लिए इतनी नफरत महसूस करके रूहान सी हो गई। आबिस प्लीज़। उमर उजाला की आंखों में आंसू देकर जल्दी से बोले। तुम्हें नहीं मालूम उमर, अगर इन लोगों को ज़रा से भी ढील दे दी तो ये सरों पर चढ़ जाएंगे। और हाँ, आइंदा से मेरे कमरे की सफाई भी तुम्हारे ज़िम्मे है। मुझे नौकरों की सफाई पसंद नहीं, आया समझ में? वो गुस्से से बोले तो वो दहल कर आगे बढ़ी और कामते हाथों से कॉफ़ी बनाने लगी। चेहरा बुरी तरह जर्द हो गया था। तौबा, देखो तो कैसे बुरी तरह डांट रहे हैं। उजाला को बेचारी कांप रही है। मुझे तो डर है कहीं गिर ही ना पड़े। बिंदिया उनके सख्त लहजे पर कटी से सरगोशी करते हुए बोली। हाँ आओ, हम इसकी मदद करते हैं। कटी जल्दी से उठकर उजाला के करीब आ गई और कॉफ़ी सर्व करने में उसकी मदद करने लगी। सुनो लड़की, मैं ज़रा गुस्से का तेज़ हूँ, इसलिए मेरा हर काम वक्त पर तैयार होना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा तो उसने धुंधलाई निगाहों से उन्हें देखते हुए इस बात में सर हिला दिया। और माला, जो मुस्कुराकर ये सब देख रही थी, जल्दी से बोली। बिल्कुल ठीक कहा आपने आबिस, नौकरों को उनके काम पर ही रखना चाहिए। कॉफ़ी सर्व करके वो अपने कमरे में चली आई और बेड पर गिरकर बुरी तरह रो दी। आबिस रज़ा तो कदम कदम पर सबके सामने उसकी तजलील कर देते थे। या खुदा, मुझे मौत दे दे, इस जिल्लत भरी ज़िंदगी से तो छुटकारा मिले। जाने क्यों मुझ पे बस पर ही वो हर वक्त गुस्सा होते रहते हैं। मैं ही उनके अताब का निशाना बनती हूँ, वरना सबसे तो बहुत नरमी से पेश आते हैं। जाने क्यों मुश्किलों के दरमियान सोचे चली गई। सबके सामने अपनी तजलील पर दिल बुरी तरह दुख कर रह गया था। दिल तो चाह रहा था कि कुछ खाकर सो रहे, मगर वो इतनी बहादुर ना थी जो ये सब कर गुजरती। इस सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई थी। उसने अंगड़ाई लेते हुए खिड़की से बाहर निगाहें दौड़ाई। दूर मशरिक की उफ़क़ पर रात की स्याही दिन की सफ़ेदी से गले मिलकर रुखसत हो रही थी। परिंदे अपनी सुरीली आवाज़ में
खुदा की सताइश में मसरूफ़ थे। हवाएं झूम झूम कर बारिश की आमद का पता दे रही थी। आसमान पर काली काली बदलियां जम गई थी और फिर देखते ही देखते हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। मौसम इतना सुंदर हो रहा था कि उसका दिल बेख्तियार बाहर जाने को मचल उठा। लॉन में नरगिस के फूल खिले थे जिनकी खुशबू से उसे वालहाना इश्क था। वो दुपट्टा गले में डालती बाहर चली आई और नरगिस के फूल तोड़ते हुए धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। चेहरे पर बड़ा इत्मीनान सा फैला हुआ था। नज़रें झुकाए वो बेहद प्यारी लग रही थी। सुनो लड़की, शरीफ लड़कियों के ये तौर तरीके नहीं होते। कड़कदार आवाज़ पर वो बौखला कर मुड़ी। सामने आबिस रज़ा ब्राउन गाउन में मलबूस कमर पर हाथ बांधे उसे सुर्ख सुर्ख आंखों से घूर रहे थे। नरगिस के सारे फूल उसके आंचल से गिरकर उनके कदमों में गिर गए। जी उसकी आंखों में हैरत के साथ साथ खौफ भी दौड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कैसे उठ गए। अगर वो पहले से ही लॉन में मौजूद थे तो उसे नज़र क्यों नहीं आए। आइंदा यूं लॉन में खड़ी होकर अपनी आवाज़ का जादू जगाया तो गला दबा दूंगा। उनके सख्त लहजे पर उसकी आंखों के गोशे भीग गए। सहमी सहमी निगाहों से उनकी जानिब देखा। खूबसूरत गहरी गहरी बादामी आंखों में नींद का खुमार अभी तक था। सुर्ख और सफ़ेद चेहरा मलगजे से उजाले में चांद की तरह चमक रहा था। जाओ मेरे लिए बेड टी लेकर आओ, मैं अपने कमरे में हूँ। उन्होंने एक गहरी सांस उसके खूबसूरत चेहरे पर डाली और मुड़कर अपने कमरे की जानिब बढ़ गए और वो तेज़ी से किचन में चली आई। जल्दी जल्दी चाय की ट्रे लेकर उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर रुककर उसने आहिस्तगी से पर्दा उठाया और अंदर चली आई। बेड पर नीम दराज दरवाजे की तरफ ही देख रहे थे। वो गिड़गिड़ाकर रुक गई। यहाँ रख दो, उन्होंने साइड टेबल की तरफ इशारा किया तो वो चाय रखकर जाने को मुड़ी। सुनो, उसने सवालिया निगाहों से उनकी जानिब देखा। मुझे आज हॉस्पिटल जल्दी जाना है, इसलिए तुम मेरे कपड़े इस्त्री करके रख देना। जी, उसने बामुश्किल कहा और फिर बाहर चली आई। आबिस रज़ा हर वक्त उसके पीछे पड़े रहते थे और उस दिन तो हद ही हो गई जब एक मामूली सी बात पर उन्होंने उसे बेहद डांटा। उससे हिचकियाँ रोकना मुश्किल हो गई। बात तो कुछ भी ना थी। अदील ने उसे एक नन्हा सा सफ़ेद बिल्ली का बच्चा ला कर दिया था। वो सारा दिन उसके साथ ही खेलती रहती। उस दिन भी वो बिल्ली के बच्चे के साथ राहदारी में खेल रही थी कि अचानक बच्चा तेज़ी से एक तरफ भाग खड़ा हुआ। वो मानो मानो कहती उसके पीछे भागी, मानो एक कमरे में घुस गई थी। वो भी तेज़ी से उस कमरे में दाखिल हो गई, मगर दूसरे ही लम्हे उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ। आबिस रज़ा सामने टेबल पर मोटी मोटी किताबें खोले बैठे थे कि खटके की आवाज़ पर सर उठाकर देखा। वो बुरी तरह हाँफ रही थी, सादे से आसमानी लिबास में लाल भभू का चेहरा लिए बहुत मासूम लग रही थी। तुम यहाँ क्या करने आई हो? छूटते ही वो बोले। जी वो, उसने फक होते चेहरे के साथ कहा। किसकी इजाज़त से आई हो तुम यहाँ? तुम्हें नहीं मालूम जब मैं काम कर रहा हूँ तो मम्मा की मदाखलत भी बर्दाश्त नहीं करता। माफ़ कर दे, उसने रोते हुए उनके आगे हाथ जोड़ दिए। कतई माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा तो तुम्हें हर हाल में भुगतना होगी। मगर पहले ये बताओ कि तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या था? वो गज़बनाक होकर बोले। बादामी आंखों में खशूनत भर गई। वो उसने उनके कदमों में बैठी मानो की जानिब इशारा किया जिसे उन्होंने अभी तक नहीं देखा। वो क्या? मानो, वो सिसकियाँ भरते हुए बोली तो उन्होंने मानो की तरफ देखा जो इत्मीनान से उनके कदमों में बैठी थी। तो ये बात थी, मगर सज़ा तो बहरहाल तुम्हें ज़रूर मिलेगी, वो सख्ती से बोले। माफ़ कर दे, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, उसने आंखें रगड़ते हुए कहा। खूबसूरत लड़की जिसके सारे सितारे गर्दिश में थे। ठीक है, इस दफ़ा तो मैं छोड़े दे रहा हूँ, मगर आइंदा अगर कुछ ऐसा किया तो। उन्होंने बाकी के अल्फाज लबों में दबा लिए। वो अपने कमरे में चली आई और हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, चली जाऊँगी। उफ, रोज़ रोज़ इतनी जिल्लत, मैंने क्या बिगाड़ा उनका जो हर वक्त मुझ गरीब पर बरसते रहते हैं। हाँ, उनके घर में जो पड़ी हूँ इसलिए हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। रशीदा आंटी और माला तो हर वक्त चुभती निगाहों से मुझे देखती हैं और शाहिद, उफ तौबा, कैसे देखता है जैसे खा जाएगा। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी, फिर मैं आबिस को कैसे देख पाऊँगी? वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जितने अच्छे हैं उतने ही घसीले भी हैं, लेकिन मैं चली जाऊँगी। उसने फैसला किया और उठ खड़ी हुई। एक बैग में अपने 2 जोड़े रखे और मौके का इंतज़ार करती रही और फिर उसे उस दिन मौका मिल ही गया। उस रोज़ वो सब किसी फंक्शन में गए थे। कटी ने बहुत इसरार किया था उसके चलने पर, मगर उसने साफ इनकार कर दिया था। वो वैसे भी ऐसी पार्टियों में पहले गई ही कब थी जो अब जाती। कुदरत ने उसे खुद ही मौका फराहम कर दिया था, इसलिए वो घर से हमेशा के लिए जाने को तैयार हो गई। अपने गिर चादर अच्छी तरह लपेट कर वो बाहर लॉन में चली आई, मगर फिर जैसे जान निकल के सामने आबिस रज़ा खड़े उससे गुस्से से घूर रहे थे। वाह खुदा, ये नहीं गए सबके साथ, उसने खुश्क होते हलक के साथ सोचा और फटी फटी निगाहों से उन्हें देखने लगी। फरार होना चाह रही थी। मम्मा की नाक कटवाने का इरादा है। वो तुम्हें कितनी चाहत से यहाँ लेकर आई हैं, उनकी शफकत का ये बदला दे रही हो तुम। वो इंतहाई खौफनाक लहजे में बोल रहे थे। चलो अपने कमरे में जाओ, अगर आइंदा फरार होने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।
उन्होंने कड़क कर कहा तो वो सहम कर जाने को मुड़ी। आंसुओं ने गले में फंदा सा डाल दिया था। उसने जाते जाते उन पर निगाह डाली। वो अभी तक उसे घसीली निगाहों से घूर रहे थे। वो तेज़ी से अपने कमरे में चली आई। परवरदिगार, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। न जाने देते हैं और ना ही यहाँ सुकून से रहने देते हैं। उफ, अब क्या होगा। वो तो सबको मेरे जाने का बता देंगे, फिर जो बेइज्जती होगी तो डूब मरने का मकाम है। रशीदा आंटी और माला तो मेरी इस गलती को खूब उछालेंगी। वो कितना खिलाफ है मेरे यहाँ रहने पर। रोने के अलावा और कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। और पता नहीं उन्हें कैसे पता चल गया कि मैं जा रही हूँ। उफ, कितने गुस्से में थे। मैं तो समझी थी कि वो भी सबके साथ ही गए हैं। वो अंदर ही अंदर कड़कती रही और फिर सारा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। सबकी चुपती निगाहों का सामना करने की उसमें हिम्मत ना थी। यहाँ तक कि रात के खाने पर भी वो डाइनिंग रूम में नहीं गई। जब भी बुआ चली आई, उजाला बेटा, आपको छोटे सरकार बुला रहे हैं। मुझे उसका दम फना होने लगा। उससे पूरा यकीन था कि आबिस रज़ा ने उसके फ़रार होने की खबर भी सबको सुना दी होगी, मगर एक हफ़्ता गुजर जाने के बाद भी किसी ने उससे इस बारे में किसी किस्म का इस्तफसार नहीं किया। तो उसने इत्मीनान का सांस लिया। दिल में आबिस रज़ा की इज्जत तो पहले से ही मौजूद थी, मगर अब उनके ऊंचे ज़र्फ़ को देखकर उनकी चाहत भी मन में पूरी शिद्दत से जाग उठी थी। उजाला, तू पगली है। ये कैसी अनहोनी ख्वाहिश कर बैठी है। कभी ज़मीन ने भी आकाश को छुआ है। तू तो उनके कदमों की धूल के बराबर भी नहीं। फिर तू क्यों उन्हें दिल में बसा बैठी है। वो उदासी से सोचती, मगर फिर खुद ही ठंडी सांस भरकर सोचती कि चाहने का हक तो इस दुनिया में सबको है, और अगर मैंने भी अपना हक ले लिया है तो किसी का क्या बुरा किया है। मानती हूँ मैं कि मैं एक ज़रा हूँ और वो आफताब, मगर ये पगला मन उनकी सूरत अपनी धड़कनों में बसा चुका है। वो तो खून बनकर मेरी रगों में दौड़ने लगे हैं। उस दिन वो नहाकर बालों में ब्रश कर रही थी कि उसके कमरे का दरवाज़ा बजा। उसने बढ़कर दरवाज़ा खोला तो सामने शाहिद खड़ा अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों से उसे घूर रहा था। उसकी निगाहों से उसे हमेशा से ही खौफ आता था। आप यहाँ क्यों आए हैं? तुमसे मिलने। वो अजीब सी हंसी हंसा। वो उलझ कर रह गई। प्लीज़ शाहिद भाई, आपको ऐसी हरकतें ज़ेब नहीं देती। वो गुस्से से बोली। तुम मेरा हाथ थाम लो, कसम से दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। वो उसकी तरफ बढ़ा। कैसे भाई हैं आप जो एक बहन? मैं किसी का भाई नहीं हूँ। तुम मेरी पसंद हो। तुम जैसी परी मुझे कहाँ मिलती भला। ये तो आंटी की मेहरबानी है मुझ पर, जो वो तुम्हें मेरे लिए ले आई। वो उसका हाथ थाम कर बोला। छोड़िए मुझे, वरना मैं आपकी शिकायत कर दूंगी। उसका हलक तक खुश्क हो गया। कोई एतबार नहीं करेगा। उफ, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत है। शाहिद ने उसके बालों को छुआ। सच, जब आबिस तुम्हें डांटता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरा साथ दो तो फ़ायदे में रहोगी, फिर तुम दोनों मिलकर उसे ठिकाने लगा देंगे। क्या? उसकी आंखें हैरत और खौफ के मारे फटी की फटी रह गई। वो जलील तो था, मगर इस कदर कमीना भी हो सकता है, इसका अंदाज़ा उसे अब हुआ था। अल्लाह ना करे जो उन्हें कुछ हो। इतने अच्छे हैं वो, उसने सोचा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आबिद से आपकी शिकायत कर दूंगी। वो गुस्से से बोली। खबरदार, वरना तेज़ाब का एक कतरा तुम्हारा सारा हुस्न गारत कर देगा। बहुत नाज है ना तुम्हें अपने हुस्न पर। वो सफाकी से बोला तो उसने उसे ज़ोर से धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बेकरारी से रो दी। परवरदिगार, मैं कहाँ जाऊँ? वो लर्ज़ उठी। कौन है यहाँ मेरा हमदर्द, जब जिसे मैं अपनी मजबूरियाँ, अपने दुख बताऊँ? खुदाया मेरी मदद कर। वो हाथों में चेहरा छुपाकर रो दी। उसी लम्हे दरवाज़ा बजा तो वो चौंक पड़ी। ये अभी गया नहीं? वो खौफ से सिमट गई। दरवाज़ा दोबारा बजा। कौन है? मैं हूँ बेटा। बुआ की आवाज़ सुनाई दी तो उसने इत्मीनान का सांस लिया और दरवाज़ा खोल दिया। बेटा, आपको छोटे सरकार बुला रहे हैं। मुझे उसकी हालत तो पहले ही नागुफ्ताबा हो रही थी। जी अपने कमरे में है, बुआ कहकर चली गई तो वो गुलाबी दुपट्टा अपने गिर्द अच्छी तरह लपेटकर उनके कमरे की जानिब बढ़ गई। कदम मन भर के हो गए थे। हिम्मत करके उसने पर्दा उठाया और अंदर चली आई। देखा आबिस रज़ा बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। उसे देखते ही खतरनाक संजीदगी से बोले, बैठो। वो जिस कुर्सी के आगे खड़ी थी उसी पर बेदम सी होकर बैठ गई। या खुदा, ये क्या कहेंगे? चल हमें। तो वो खामोशी से उसे घूरते रहे, फिर उसके करीब आकर बोले, अभी तुम शाहिद से खड़ी कौन से राजो न्याज कर रही थी? जी। हैरत से उसकी आंखें फटने की हद तक खुल गई। ये उन्हें कैसे मालूम हो गया था कि शायद उसके कमरे में आया था? बोलो, जवाब दो। वो घसीली मगर धीमी आवाज़ में बोले। देखो, अगर तुम्हें शायद पसंद है तो मैं आंटी से बात करूँगा। चल हमें। की खामोशी के बाद वो फिर गोया हुए। वो उसके सामने बैठ गए। नहीं खुदारा नहीं। वो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैं आंसुओं ने गले में फंदा सा डाल दिया था। लो पानी पियो। आबिस रज़ा उसके लिए पानी लाए थे। वो रोना भूलकर हैरत और परेशानी से उन्हें देखने लगी। उससे सख्त किस्म का रवैया इख्तियार करने वाले आबिस खुद उसे पानी दे रहे थे। उस हकीर सी लड़की को वो बेयकीनी से दो चार थी। मेरा मुंह क्या देख रही हो? पानी पियो, उन्होंने कदरे नरमी से कहा। तो उसने जल्दी से गिलास थाम लिया।
मगर इस तरह के साथ में उनका हाथ भी पकड़ लिया। उसने घबराकर ग्लास छोड़ दिया। पानी ने उनकी ब्राउन पैंट को भिगो डाला। उसे यकीन था कि इस बदतमीज़ी पर ज़रूर 2-3 थप्पड़ों से नवाजी जाएगी, मगर कुछ भी ना हुआ। उसकी तवक्को के बरखिलाफ़ उन्होंने दोबारा ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया। उनका आज का रवैया उसकी समझ से बालातर था। पियो। उसने ग्लास थाम लिया। पानी पीने से पहले घनेरी पलकें उठी। थोड़ा सा पानी खुद पर छलक गया। एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आकर गायब हो चुकी थी। एक घूंट पीकर उसने ग्लास उनकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, अब बताओ कि क्या बात है। वो नरमी से बोले तो उसने रो रो कर सब कुछ बता दिया, मगर ये बात गोल कर दी कि वो दोनों मिलकर उन्हें ख़त्म कर देंगे। उसकी पूरी बात सुनने के बाद वो बोले, मुझे अफसोस है कि तुम इतने दिनों ज़हनी तकलीफ़ में मुब्तला रही। उसके रवैये की मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। वो अपने चचाजाद की उस आमियाना हरकत से शर्मसार था और वो हैरत से गुंग उन्हें देखे जा रही थी। आज उनकी शख्सियत का एक नया पहलू उसके सामने आ रहा था। जाओ, अब तुम अपने कमरे में जाओ, बुआ को अपने साथ सुलाया करो। उन्होंने गोया उसे जाने का हुक्म दे दिया। वो उठ खड़ी हुई। और सुनो, आइंदा अगर वो तुम्हें कुछ कहे तो मुझे बताना। जी। उसने एक निगाह डाली और बाहर निकल आई। अपने कमरे में आकर वो बेड पर बैठ गई और उनके मौजूदा रवैये के बारे में गौर करने लगी। उफ, कितने प्यार से बातें कर रहे थे वो, कितना एहसास है उन्हें मेरा। जब भी तो अपने कज़न के रवैये से सख्त शर्मिंदा थे। ज़हन से बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। इस पूरी दोपहर वो गहरी नींद सोती रही थी। सपनों में आबिस रज़ा के संग फूलों की वादियों में घूमती रही। आकाश की वसतों को छू आई उसकी आँख भी। तो उस वक्त खुली जब दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कौन? मैं हूँ बेटा। बुआ की आवाज़ सुनकर उसने दरवाज़ा खोला। बेटा, आपको चाय के लिए बुला रहे हैं। ओह बुआ, मुझे तो चाय बनाना याद ही नहीं रही। अब क्या होगा? वो घबरा कर बोली। बेगम शराजी से डांट पड़ने का सोचकर रंग उड़ गया। फिक्र न करो बेटी, मैं चाय बना आई हूँ, तुम सबको सर्व कर दो। वो उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। बुआ, तुम कितनी अच्छी हो। वो बुआ से लिपट गई। कितनी अच्छी थी वो, उसकी कितनी हमदर्द और खैर ख्वाह। बुआ हंसती। चाय की ट्रॉली घसीटते वो ड्राइंग रूम में दाखिल हुई ही थी कि आबिस रज़ा की कड़कती आवाज़ सुनकर दहल कर वहीं रुक गई। कहाँ गायब थी तुम? तुम्हें पता नहीं कि चाय की ड्यूटी तुम्हारी है? जी। उजाला की आंखें पानियों से भर गई। चलो जल्दी से चाय बना दो। उन लोगों के साथ तो हमदर्दी करनी ही नहीं चाहिए, जाने खुद को क्या समझने लगते हैं। वो गोया अपने दोपहर के रवैये के बारे में जता रहे थे कि मैंने तुमसे ज़रा सी हमदर्दी किया तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को मेरी तवज्जो के हकदार समझने लगो। उजाला, तुम खामखाही खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। अरे ये तो बड़े लोगों का एक आम सा अंदाज़ा है। वो तुम जैसे जाने कितनों से इस अंदाज में बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं। चाय सर्व करके उसने कड़ कर सोचा, कितनी बेबस थी वो, खुलकर रो भी नहीं सकती थी। चाय सर्व करने के बाद वो बाहर निकल गई और आबिस रज़ा की निगाहें उसकी कमर पर लहराती रेशमी चोटी में उलझ कर रह गई। गर्मियाँ अपने अरूज पर थी। ऐसे में गर्मियों की लंबी लंबी दोपहरें गुजारना मुश्किल हो जाता था। आज भी हद से ज़्यादा गर्मी थी। वो अपने कमरे में घुसी किताब पढ़ते पढ़ते बेइंतहा बोर हो गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे में तन्हाई का एहसास दो चंद हो गया था। अपनी महरूमियाँ रह रह कर याद आ रही थी। दिल पर जब बोझ बढ़ने लगा तो वो घबरा कर उठ बैठी। बेड पर पड़ा हुआ दुपट्टा गले में डाला और टीवी लाउंज में आ गई। देखा वो सब मुख्तलिफ किस्म के खेलों में मगन बातें किए जा रहे थे। आओ उजाला, बस सिर्फ तुम्हारी ही कमी महसूस हो रही थी। बिंदिया ने उसे अंदर दाखिल होते देखकर जल्दी से कहा। हम तो समझे थे कि तुम सो रही हो, इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। कटी ने कार्ड फेंकते हुए कहा। वो खामोश रही। शाहिद की बेबाक निगाहों से उसे बहुत उलझन सी हो रही थी। उसने उठ जाना चाहा। अरे भाई बैठो, जा कहाँ रही हो, आओ कैरम खेलो। उमर ने उसे जाते देखकर जल्दी से कहा। नहीं उमर भाई, मेरे सर में दर्द है। उसने बहाना बनाया। कोई बहाना नहीं चलेगा। उजाला आओ, वाजिद ने कहा। मेरी पार्टनर बन जाओ उजाला, हम दोनों मिलकर सबको हरा देंगे। शाहिद मायनी खेज लहजे में बोला तो वो बौखला सी गई। नहीं वाजिद भाई, मुझे माफ़ी रखिए। वो जाने को मुड़ी तो माला, जो उन सबको इसरार करता देखकर दिल ही दिल में पेचो ताप खा रही थी, बोल पड़ी। जाने दे वाजिद भाई, क्यों खामखा छोटे लोगों को मुँह लगाते हैं। बुरी बात माला, यूँ नहीं कहते तो अब कमतर लोगों को छोटा नहीं कहेंगे तो क्या, माला ने कहना चाहा। प्लीज़ माला, कटी ने उसकी बात काट कर सख्ती से कहा। उजाला की आंखों में वो आंसू देख चुकी थी। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? वो मुँह बनाकर बोली। रहने दो कटी, मेरी वजह से तुम्हें उलझना जेब नहीं देता, उजाला ने गुलोगीर लहजे में कहा और बाहर निकल आए। तवील राहदारी अबूर करके अपने कमरे की तरफ बढ़ना ही चाह रही थी कि सामने से आते आबिस रज़ा को देखकर ठठक कर रुक गई और सान खता होने लगे। वो तो उनका सामना करते हुए भी डरती थी कि जाने किस बात पर नाराज़ हो उठे। उसके करीब आकर वो रुक गया। सुनो, शाही ने दोबारा तो कोई बदतमीज़ी नहीं की? लहजे में नरमी के साथ साथ सख्ती भी थी। जी नहीं,
मैंने उसे डांटा था, उम्मीद है अब वो कोई बुरी हरकत नहीं करेगा। उन्होंने एक गहरी निगाह उस पर डाली। मेहंदी रंग के सादा से लिबास में बड़ा सा दुपट्टा अपने गिर लपेटे, घनेरी पलके झुकाए, वो बहुत मासूम लग रही थी। गंदमी रंगत दमक रही थी। और हाँ, बुआ को अपने पास सुलाती हो ना? जी ठीक है, वो कहकर आगे बढ़ गए और वो उनके आज के रवैये के मुतालिक गौर करती अपने कमरे में चली आई। उसे उनके पल पल बदलते मिजाज की समझ नहीं आती थी। कभी तो वो चट्टानों की तरह सख्त हो जाते थे और कभी मोम से भी ज़्यादा नरम। सजाद शराजी अपनी बीवी समीना शराजी, हमाद शराजी और रशीदा खातून से महवे गुफ्तगू थे। मौजू उजाला थी। उजाला काफ़ी अरसे से यहाँ रह रही है, क्या सोचा उसके मुतालिक? सजाद शराजी ने पूछा। करना क्या है, ब्याह देंगे उसे कहीं ना कहीं, बेगम शहराजी ने सरसरी लहजे में कहा। लेकिन लोगों को उसके मुतालिक सही सही बताना भी तो होगा, हम कैसे उसके माजी को छुपा सकेंगे? रशीदा खातून को ज़्यादा खटक थी, इसलिए जल्दी से बोली। क्यों, उसके माजी को क्या है? गरीब और यतीम होना कोई जुर्म तो नहीं। वो तो हम में इस तरह घुल मिल गई है जैसे पैदा ही इस घर में हुई हो। उजाला में एक अच्छी बहू और बीवी बनने के तमाम सलाहियतें हैं। हमारे घर में माशाल्लाह लड़कों की कमी नहीं, सजाद शहराजी ने जुमानी लहजे में कहा। उसकी अच्छाई से इनकार नहीं मुझे, मगर मैं अपने बच्चों को दाव पर नहीं लगा सकती, बेगम शहराजी ने साफ कह दिया। सजाद शहराजी खामोश हो गए। जज्बात की रोह में बहने की ज़रूरत नहीं, हमें अपने बच्चों का भला सोचना है। रशीदा खातून ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। अब देखिए ना सजाद भाई, उमैर और वाजिद तो अपनी मर्जी के मालिक हैं, उन पर किसी किस्म की ज़बरदस्ती करना जेब नहीं देता। रहा शाहिद का सवाल, तो हमाद जल्दी से जवाब पेश करते हुए बोले, वो तो बीवी के बेदाम गुलाम थे, शाहिद उसके काबिल नहीं। सजाद शराजी ने उनकी बात काट दी। ये कहिए कि उजाला उसके काबिल नहीं। अब तो एक ही रास्ता है कि आप दोनों भाई कोई बाहर अच्छा सा लड़का तलाश करें, रशीदा खातून ने बुरा मानकर कहा। हाँ तो यही करना पड़ेगा, सजाद शराजी मायूसी से बोले, वरना उनका इरादा तो उजाला को अपनी बहू बनाने का था, मगर बेगम की वजह से मजबूरन खामोश हो गए। और फिर इसरार करते भी तो किस बरते पर? आबिस रज़ा तो शुरू से ही उजाला को नापसंद करते थे, इसलिए उन्होंने इस बात को दिल में ही रहने दिया। बेगम शराजी को आजकल आबिस रज़ा की शादी की फ़िक्र थी, इसलिए वो लड़कियां देखती फिर रही थी। उस वक्त भी कटी बिंदिया और उजाला बैठी किसी बात पर बहस कर रही थी कि बेगम शराजी को अंदर आते देखकर चुप हो गई। मिसिज़ अहमद के घर जा रही हूँ, उनकी बेटी आबिस के लिए देखने जा रही हूँ। मम्मा, मगर क्यों, इतनी भी क्या जल्दी है? कटी ने उजाला की तरफ देखते हुए कहा, जिसका रंग आबिस की शादी के जिक्र पर उड़ सा गया था। दिल के करीब ही कोई चीज़ छन से टूट गई थी। वो तेज़ी से उठी और बाहर निकल गई। मम्मा, ये तो सरासर ज़्यादती है कि इतनी प्यारी लड़की घर में मौजूद हो और आप बाहर तलाश करती फिरें। कटी ने कहा। तुम उजाला की बात कर रही हो ना, मगर मैं उसे इस लिहाज से पसंद नहीं करती। मैं तो कोई ख़ानदानी लड़की ब्याह कर लाऊंगी, और वैसे भी आप भी उसे पसंद नहीं करता। तुमने देखा नहीं, उसे देखते ही उसके चेहरे पर सख्ती आ जाती है। फिर मैं कैसे एक नापसंदीदा हस्ती को उसके सर थोप दूँ? ये ख्वाहिश तुम अपने दिल से निकाल दो, उन्होंने सख्ती से कहा और बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद कटी उठी और थके थके कदमों से बाहर लॉन में चली आई। मुश्किल है उजाला जी कि तुम्हारे जीवन में भी तुम्हारे नाम की तरह ही उजाला फैल जाए। तुम्हारी किस्मत इतनी गर्दिश में क्यों है? एक तो हमारे भाई भी किसी काम के नहीं निकले, अगर वहीं तुम्हारा हाथ थामने की ख्वाहिश जाहिर कर देते तो मम्मा ज़रूर राज़ी हो जाती, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा है। इसमें तुम्हें किस बर्ते पर अपनी भाभी बनाने का सोचूं? मैं क्या करूं? वो गुमसुम सी सोचे चली गई। अरे लड़की कहाँ की सैरें हो रही हैं? वाजिद ने आकर उसकी आंखों के सामने उंगलियां नचाई। कहीं की नहीं, यही हूँ, वो फीकी सी हंसी लबों पर सजाकर बोली। क्या कोई बात है? ज़रूर, वरना तुम और ये संजीदगी। वो बगौर उसे देखते हुए बोला। शानों तक कटे बालों को पोनी की सूरत बांधे वो बहुत मासूम लग रही थी। उसके दिल के करीब ही मोहब्बत के दिए रोशन हो गए। वो तो शुरू ही से उस लड़की को मन ही मन में चाहता चला आ रहा था, बस ऐसे ही। प्लीज़ कटी, क्या मैं इस काबिल भी नहीं कि तुम अपनी परेशानी में मुझे शरीक कर सको? वो उदास लहजे में बोला तो उसने बेख्तियार वाजिद की आंखों में देखा। वो लोगों पर प्यार भरी मुस्कुराहट सजाए उसे बड़ी चाहत से देख रहा था। वो बेख्तियार निगाहें झुकाने पर मजबूर हो गई। बताओ ना। वो दरअसल मैं उजाला के बारे में परेशान थी। क्यों, क्या बात हो गई? वाजिद ने पूछा तो जवाब में उसने सब कुछ कह डाला। बस इतनी सी बात, अरे आबिस रज़ामंद हो जाए तो सब ठीक हो सकता है, मगर वो राज़ी कैसे होंगे? उनकी नाक पर तो हर वक्त गुस्सा धरा रहता है। वो मुँह बनाकर बोली। मुझे तो लगता है कि ज़रूर कोई चक्कर, आबिस ज़रूर उस लड़की को पसंद करता है। सच, मुझे भी पहल इसका यकीन था कि आबिस भाई ज़रूर उजाला को पसंद कर लेंगे, मगर उनका सख्त रवैया देखकर मैंने अपनी सोच बदल ली। फिर घबराती क्यों हो? कुदरत खुद ब खुद उसका मिलन करा देगी, जिस तरह हमारा। बाजी ने बाकी अल्फाज लबों में दबाकर उसे शौकी से देखा तो वो कानों के लोई तक सुर्ख हो गई। बहुत बुरे हो तुम, वो शर्मीली सी हंसी हंस दी तो वो मुस्कुरा दिया।
मौसम में बड़ी खुशगवार तब्दीली आ गई थी। शाम में हल्की हल्की खनकी बड़ी भली लगती। ऐसे में उन सबका दिल लॉन्ग ड्राइविंग के लिए मचल उठा। चलो भाई, सब जल्दी से तैयार हो जाओ, कटी ने कहा। ये नेक काम तो हम लोगों ने बहुत पहले ही कर लिया था, वाजिद ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, ये भी कोई तुक है कि अब इसके बगैर कहीं जाया जाए। वो तो क्लीनिंग गए हैं, इसलिए मज़ा क्या खाक आएगा, माला ने अपने लंबे लंबे नाखूनों को देखते हुए कहा। हाँ ये तो है, मगर हमारी कंपनी में भला कौन बोर हो सकता है, शाहिद ने मुस्कुराकर मायनी खेज निगाहों से खामोश बैठी उजाला की तरफ देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। इतनी खुश फहमी, कट्टी मुस्कुराई। जी हाँ, वाजिद ने उसी अंदाज में कहा तो वो सब हंस दिए। उजाला, तुम कपड़े बदल आओ। खड़ी सोच क्या रही हो, बिंदिया ने कहा। सॉरी, मैं ना जा सकूंगी, आंटी ने मुझे बुआ की मदद करने को कहा था खाने पकाने में। ओहो, कुछ नहीं होता, एक तो तुम डरपोक बहुत हो, कट्टी ने बुरा सा मुंह बनाया। हाँ अपिया, चले ना बीच, बहुत मज़ा आएगा। अदिल उसके करीब चला आया। भाई अगर वो नहीं जाना चाह रही तो तुम सब क्यों मजबूर कर रहे हो, माला नाक सुकेड़ कर बोली। उसे यूं सबका इसरार करना बेहद नागवार गुजर रहा था। उजाला ने चौंक कर माला की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत की लहरें मौजज़न दिखाई दी। उसने घबराकर निगाहें झुका ली। नहीं प्लीज़, आप लोग मुझे मजबूर ना करें, मेरे सर में दर्द है। माला के चेहरे पर तमस्खुर देखकर उसने बहाना बनाया। वाह जी, सर दर्द की भी खूब कही। अरे ऐसा गज़ब का मौसम हो रहा है, इस आफत मौसम में तो दर्द को तुम दबा कर भाग जाना चाहिए, बिंदिया ने आंखें घुमाते हुए कहा। प्लीज़ बिंदिया, वो रूहान सी हो गई तो उमैर जल्दी से बोले। ओहो भाई, ये मामला तो सीरियस हो गया। चलो अगर वो नहीं जाना चाह रही तो रहने दो, मगर ये बताओ क्या तुम अकेली रह लोगी, क्योंकि अम्मी तो आंटी के साथ बेगम हसन के घर गई हैं। नहीं, डरना कैसा। ओके, फिर तुम आराम करो। वैसे अगर तुम साथ चलती तो मज़ा रहता, बिंदिया ने कहा तो वो सब कार की तरफ बढ़ गए और वो थके थके कदमों से सुर्ख बजरी के बने हुए रास्ते पर चलती हुई बरामदे में आ गई। इर्द गिर्द सीढ़ियों पर बैठकर आसमान पर निगाहें जमा दी। घनघोर घटाएं जाने कहाँ से उमड़ी चली आ रही थी। दूर कहीं बिजली कड़कती तो वो अंदर ही अंदर सहम सी जाती। उसे आसमानी बिजली से शुरू से ही खौफ आता था। वो तेज़ी से उठी और टीवी लाउंज में चली आई। बाहर ज़ोर ज़ोर से बादल गरजने लगे थे और साथ ही ज़ोरों शोर से बारिश होने लगी थी। हर तरफ जल थल हो गया था। हवाओं के झक्कर तेज़ से तेज़तर होते जा रहे थे। जाने मौसम ने कैसे एकदम ही तेवर बदल लिए थे। अगर उसे पता होता कि ऐसा मौसम हो जाएगा तो वो अकेली घर पर ना रहती। बाहर कई ज़बरदस्त बिजली कड़की तो वो घबरा कर उठी और जल्दी से खिड़कियां बंद करने लगी। रंग फक हो चला था, उसे बहुत डर लग रहा था। खिड़कियां बंद करके वो सोफे पर आ बैठी और दोनों कानों में उंगलियां ठूंस ली कि इसी तरह बादलों और बिजली का शोर कम से कम सुना जा सकता था। आबिस रज़ा तो कार लॉक की और सिटी पर शौक सी धुन बजाता, की चेन लहराते टीवी लाउंज की सिमत बढ़ आए। उन्हें ये मौसम शुरू ही से पसंद था, तभी तो घर जल्दी आ गए थे। कपड़ों पर से पानी के कतरे झाड़ते हुए वो टीवी लाउंज में दाखिल हुए तो ठठक कर रुक से गए। वो सामने सोफे पर आलती पालती मारे बैठी थी, आंखें बंद, कानों में उंगलियां और चेहरा जर्द। वो हैरत से उसे देखे गए। उसकी हरकत उनकी समझ से बालातर थी। ये क्या हो रहा है, उन्होंने कदरे सख्ती से कहा, मगर उसमें कोई जुम्बिश ना हुई। तुमने सुना नहीं, अब के वो ज़ोर से धाड़े तो उसने घबराकर आंखें खोल दी। उन्हें सामने देखकर बौखला कर खड़ी हो गई। क्या हो रहा है? वो बिजली, मुझे डर लग रहा था, उसने अटक अटक कर जुमला मुकम्मल किया। बेवकूफ़ लड़की, वो गुस्से से जाने को पलटे। एन उस लम्हे दोबारा बिजली ज़ोर से कड़की तो उसने चीख मारकर दोबारा कानों में उंगलियां दे ली। क्या मुसीबत है, क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रही हो, निकालो कानों से उंगलियां बाहर, वो झुंझलाकर बोले तो उसने कानों से उंगलियां बाहर निकाली। सब लोग कहाँ हैं? वो सोफे पर बैठ गया और सेंटर टेबल पर पड़ा हुआ मैगजीन उठाकर उसकी वर्गर्दानी करने लगे। बाहर घूमने गए हैं, वो उनके गीले कपड़ों पर निगाहें मरकूज करते हुए बोली। इस बारिश में उनका दिमाग तो ठीक था? वो उसकी तरफ देखे बगैर ही बोले। जी, जिस वक्त वो गए थे तब बारिश नहीं थी। पहली बार वो उनके सामने ज़रा इत्मीनान से बोली। फिर कमरे में खामोशी छा गई। उजाला ने झिझकते झिझकते उनके वजीर चेहरे पर निगाह डाली। कितने दिलकश थे वो ना चाहते हुए भी उनकी तरफ देखे गई। एक चीज कितनी बड़ी गलती कर रही थी वो। आबिस ने अपने चेहरे पर उसकी निगाहों की तपिश महसूस की, मगर अनजान बने मैगजीन के औराक को लड़ते रहे। सुनो, मेरे लिए खाना लगाओ, मैं कपड़े बदल कर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा तो वो जल्दी से किचन में चली आई और अभी टेबल पर खाना लगा ही रही थी कि वो चली आए। सफ़ेद कुर्ते और शलवार में मलबूस किसी अफसानवी और परियों के देश के शहजादे के मानित एकदम से दिल में उतर जाने वाले। उसका दिल धड़क गया। मम्मा अभी तक नहीं लौटी? नहीं, वो कुर्सी के पुश्त थामे खड़ी थी और वो उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर भरा जमान थे।
इसके बाद उन्होंने बात करना मुनासिब नहीं समझा और खामोशी से खाना खाते रहे। बाहर पानी बरसने की आवाज़ अभी तक आ रही थी। यूँ मालूम होता था जैसे बादल आज के दिन कभी न बरसेंगे। अचानक बाहर शोर सा बुलंद हुआ तो उसने अंदाज़ा लगाया कि वो सब लौट आए हैं। वो सब वही ड्राइंग रूम में चले आए। क्यों भाई, कैसा रहा? आबिस ने मुस्कुराकर पूछा। एकदम से बोर, ईमान से ज़रा भी मज़ा नहीं आया, माला फ़ौरन बोली। आबिस ने तीखी निगाहों से उसे देखा। सब्ज रंग के कपड़ों में मलबूस वो फुल मेकअप में थे। उनके माथे पर बल पड़ गए। और क्या, मुझे तो लगता है कि उन्होंने बद्दुआ दी होगी, जब तो इतने ज़ोरों शोर से बारिश शुरू हो गई। उमर ने उजाला की तरफ इशारा किया तो वो खामखाई घबरा गई। जी नहीं, अपिया तो इतनी अच्छी हैं, आपने ही ऐसा किया होगा। अदील उजाला से लिपट गया। हम लोग खामखाई गए। आध घंटे बाद बारिश शुरू हो गई थी, लिहाजा एक रेस्टोरेंट में घुस गए और बस ना कहीं घूमे और ना कहीं सैर की। बिंदिया ने बुरा सा मुँह बनाया। इस बारिश को भी आज ही होना था क्या? कटी धम से कुर्सी पर बैठ गई। यूँ ना कहो, देखो तो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। वाजिद ने मुस्कुरा कर कहा। क्या खाक अच्छा है, हर तरफ जल थल हो रहा है। तुम लोगों में से जो इस वक्त अंगारे चबा रहे हैं, उनके लिए तो ये मौसम इंतहाई खुशगवार है। जाकर बाहर बारिश में नहा लो, ईमान से सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। उमर मुस्कुराए। ये नेक काम तो बस आप ही करें। बिंदिया ने बड़े भाई को घूरा तो वो सब मुस्कुरा दिए। सच आबी, अगर आप साथ होते ना तो बहुत लुत्फ आता। मैं तो इनसे कह रही थी कि आपके बगैर मज़ा नहीं आएगा, मगर माला उन्हें अपनी बेताबियों की दास्तान सुनाना चाह रही थी, मगर आबिस खामोश रहे और वो माला की उनसे इतनी दिलचस्पी देखकर अनजाने खदशों में घिरी जा रही थी। कहीं आबिस माला को तो पसंद नहीं करते। अगर ऐसा हुआ तो मैं कैसे जी सकूंगी? उन्हीं के दम से तो मेरी वैरान ज़िंदगी में बहार है। वो मुझे डांटते हैं तो क्या हुआ? उनकी डांट में भी अपनायत पोशीदा है, और फिर जिससे चाहा जाए उसे ही डांटा जाता है, ये उसकी सोच थी। मगर ये क्या, उसके सपने तो टूटने लगे थे। आंखों की जोत मानत पड़ने लगी थी। वो भी कितनी नादान थी जो उनसे कितनी उम्मीदें वाबस्ता कर बैठी थी, ये जाने बगैर कि वो तो उनकी पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। और फिर उन्होंने उससे कोई वादा ही कब किया था? जब वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी, वो दिल पर एक बोझ सा लिए अपने कमरे में चली आई। अम्मी, मैं हर कीमत पर उजाला से शादी करके रहूँगा, शाहिद फैसला कुन लहजे में बोला। बेटा, तुम्हें एक से एक अच्छी लड़की मिल सकती है। रशीदा खातून बेटे को गुस्सा में देखकर नरमी से बोली। हाँ मुझे मालूम है, मगर वो मेरे लिए एक चैलेंज है और मैंने आज तक हारना नहीं सीखा। ये आबिस को क्या हक पहुँचता है कि वो मुझे उस 2 टके की लड़की के पीछे डांटता फिरे? मैं उसे भी देख लूँगा। उसके लहजे में छुपी धमकी को महसूस करके वो घबरा गए। बुरी बात बेटे, यूँ नहीं कहते। तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो तो मैं अपने चांद के लिए कोई प्यारी से बहू लाऊंगी। नहीं अम्मी, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं कि मैं एक बार जो फैसला कर लूँ उससे पीछे नहीं हटता। वो गुस्से से मुठ्ठियाँ भींच कर बोला। अगर तुम्हारी शादी उससे ना हुई तो मैं सबसे पहले आबिस को ख़त्म करूँगा कि वही फसाद की जड़ है, वही उस लड़की के दिल में घुसा बैठा है। ना वो होगा और ना वो लड़की इनकार करेगी। वो तेज़ी से बाहर निकल गया और रशीदा खातून उसे आवाज़ें ही देती रह गई। ओह मेरे खुदाया, ये सब क्या हो गया? जब से वो मनहूस इस घर में आई है, भाई भाई का दुश्मन हो रहा है। मैं अभी तहमीना से कहकर उसका कोई बंदोबस्त करवाती हूँ। वो बुड़बड़ाती हुई बेगम शराजी के कमरे तक जाने बढ़ी। भाई तहमीना, तुम इस लड़की का जल्द से जल्द कोई बंदोबस्त करो, ये तो हमारे लिए भी मनहूस साबित हो रही है। अगर इतनी जल्दी कैसे? देखो, जवान लड़की को इस तरह घर में रखना ठीक नहीं, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो। रशीदा खातून ने कहा। तो दारुल अमान से बेहतर कोई जगह नहीं, बेगम शराजी ने सोचते हुए कहा। बिल्कुल ठीक, इसी तरह हमारे सर से बला भी टल जाएगी। वो खुश होकर बोली। ठीक है, मैं आज ही सजाद से बात करूँगी। उन सब ने सुना तो बहुत शोर मचाया। नहीं, हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। ये सब उन सब की मुतफ़क्का राय थी। भाई कम अज़ कम मैं ये जुल्म हरगिज़ नहीं होने दूँगी। कटी को गुस्सा आ रहा था। ये शोशा ज़रूर अम्मी ने छोड़ा होगा, बिंदिया अफसुर्दगी से बोली। ये तो बहुत बुरा हो रहा है। सच इतनी अच्छी तो है उजाला, क्या तकलीफ़ देती है वो हमें। वो वाजिद था। अच्छा है, जाने दो, कौन सी हमारी सगी है जो तुम लोगों को अफसोस हो रहा है? शर्म करो माला, तुम्हारी सोच पर मुझे शर्म आती है। अगर इंसान किसी जानवर को भी अपने पास चंद दिन रख ले तो उससे भी मोहब्बत हो जाती है, मगर वो तो फिर भी इंसान है। उमर गुस्से से बोले। तो आप सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? बुज़ुर्गों को कहिए कि वो अपना फ़ैसला बदल लें। माला गुस्से से बाहर निकल गई। मैं अभी आबी भाई से बात करती हूँ, वो अगर चाहे तो उजाला को कोई भी कहीं नहीं भेज सकता। किस कटी उठी और उनके कमरे में चली आई। आबी भाई, आपने कुछ सुना? हाँ, तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे? वो शिकायती लहजे में बोली। तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उल्टा सवाल कर दिया। आप मम्मा को रोक लें कि वो ये ज़्यादती ना करे। सच उजाला बहुत अच्छी है, मैं उनके किसी मामले में नहीं बोला करता। उन्होंने गोया साफ इनकार कर दिया। उसे बेइंतहा गुस्सा आ गया।
किसी काम के नहीं आप। वो बेचारी तो बेमौत मारी जा रही है। उससे तो अच्छा था कि वो वहीं रहती जहाँ से आई थी। इस तरह कम से कम वो इन अज़ियतों से तो बच जाती जो यहाँ आकर उसका मुकद्दर बन गई हैं। सच आबिद भाई, आप बहुत बुरे हैं। वो बोले चली गई और आबिद वो उसकी बात सुनकर चौंक गए। ये क्या कह रही हो तुम अपने हवासों में तो हो। मैं सही कह रही हूँ, वो आपको पसंद करती है। ये अलग बात है कि आपके खौफ से वो इसका इकरार नहीं कर सकती, मगर आपने तो उसकी आंखों में छुपी तहरीर पढ़ने की कोशिश भी नहीं कभी की। हाँ, आप क्यों एक कमतर सी लड़की को चाहते, वो आपके स्टैंडर्ड की जो नहीं। वो उनके सामने बेबाकी से बोले चली जा रही थी, जिसके सामने बात करते हुए बेगम शराजी तक झिझकती थी। तुम्हें कैसे पता है कि वो मुझे चाहती है? तुम्हें गलतफहमी भी तो हो सकती है। खिलाफ तवक्को गुस्से होने की बजाय वो धीरे से बोले, आपके ड्राइंग रूम में लगी तस्वीर को मैंने उसे घंटों देखते हुए पाया। सबसे छुपकर आपकी तस्वीर देखने का और क्या मकसद हो सकता है? वो मुंह बनाकर बोली तो वो पहली दफ़ा खुलकर हंसती है। ये तो मुझे भी मालूम है बेवकूफ़ लड़की, आपको मालूम है तब भी आप कुछ नहीं कर रहे। खुदारा आबी भाई, आप उसे मेरी भाभी बना दे, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगी। भाभी? वो अपनी रोशन ज़िंदगी से भरपूर निगाहों से उसे देखने लगे। हाँ, आप उसे हर कीमत पर अपना लें, चाहे वो आपकी पसंद हो या ना हो, मगर आपके इस इक़दाम से एक बेसहारा लड़की को सहारा मिल जाएगा। वो बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं इस बारे में कुछ सोचूंगा। सच? वो खुशी से चिल्लाई। अच्छा, अभी ढंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने संजीदगी से कहा तो वह सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। तो फिर तुमने क्या सोचा है? उसे अंदर आते देखकर आबिस रज़ा ने गंभीर लहजे में पूछा। किस सिलसिले में? वही दारुल अमान जाने के सिलसिले में। वो बगौर से देखते हुए बोले। वो नीले रंग का कुर्ता शलवार पहने हुए थी, बाल बेतरतीब से बिखरे बिखरे थे, रसीली आंखों में अश्कों को रोके वो बड़ी मासूम लग रही थी। वो एक उसे देखते ही चले गए। कितनी दिलकश थी वो तो पहले दिन से ही आन वाहिद में उनके दिल में उतर गई थी। मैं क्या कह सकती हूँ, आप मालिक हैं। उसकी आवाज़ भरा गई। आंसू जब्त करने की कोशिश में रंगत सुर्ख पड़ती जा रही थी। तुम्हारी अपनी कोई राय नहीं? उन्होंने गुस्से से उसे देखा। वो खामोश रही। आंसू गालों पर लड़क आए थे। ठीक है, तो फिर मैं मम्मा से कह देता हूँ कि तुम्हें कहीं भी भेजने की ज़रूरत नहीं। इससे तो अच्छा है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए, किसी से भी, चाहे शाहिद से ही। इस तरह ये झगड़ा तो ख़त्म होगा। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। वो सिसकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैं मर जाऊँगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, वो सख्ती से बोले। इससे तो बेहतर है कि आप मुझे जान से मार दें या फिर मुझे खुद ही कहीं जाने की इजाज़त दे दें। उसने यह हथेलियों में अपना चेहरा छुपा लिया और बुरी तरह से सिसकने लगी। ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता। जो मैंने फैसला कर दिया वहीं अटल है। मगर उसने निगाहें उठाकर उनकी तरफ देखा और साथ ही पिछले दरवाजे पर निगाहें जा पड़ी। शाहिद हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। आबिस रज़ा था। उसका रंग जर्द पड़ गया, हलक में कांटे से चुभने लगे। चीख मारकर उनको आगाह करना चाहा, मगर आवाज़ हलक में अटक कर रह गई। आबिस रज़ा की पुश्त दरवाजे की तरफ थी। क्या हुआ तुम्हें? वो उसके सफ़ेद चेहरे को देखकर तशवीश से बोले। उस लम्हे फ़िज़ा में धमाके की आवाज़ गूंजी और साथ में उजाला की चीख की भी। वो तेज़ी से दौड़कर आबिस रज़ा के सामने आ गई और गोली उसके बाजू में लगी थी। उसका नीला कुर्ता रंगीन होता चला गया। सब कुछ आन वाहिद में हो गया था। वो शाहिद को दरवाजे के पीछे होता देख चुके थे। उजाला, पहली बार उनके लबों पर उसका नाम निकला। वो घबराकर उसकी तरफ लपके और गिरती हुई उजाला को बाजुओं में थाम लिया। उजाला, मैं, उसने बामुश्किल पलके उठाकर बोलना चाहा और फिर उनके बाजुओं में झूल गई। आबिस रज़ा की हाफ वाइट शर्ट भी उसके खून से तर हो चुकी थी। उसके बाजू से खून तेज़ी से उबल रहा था। उन्होंने बेजान सी उजाला को अपने बाजुओं में उठाया और बेड पर लेटा दिया। जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया। डॉक्टर हमदानी उनके करीबी डॉक्टर थे, इसलिए फ़ौरन दौड़े चले आए। उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ेगा। कुछ भी कीजिए डॉक्टर, मगर खुदारा जल्दी। और फिर उसे अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। डॉक्टर्स उसके बाजू से गोली निकालने में कामयाब हो गए थे। वो सभी उसके गिर्द जमा थे। कमरे में वहशतनाक खामोशी और गहरा सकूत तारी था। हर कोई अपनी अपनी जगह ये सोचने में मसरूफ़ था कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया। वो अभी तक बेहोश थी। 2 घंटे से पहले उसके होश में आने के कोई चांस ना थे। रशीदा खातून कुर्सी से सर लगाए पशेमान निगाहें चुराए बैठी थी। उन्हें अपनी समाअत पर यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा ये गलत हरकत भी कर सकता है। ये तो उनके वहमो गुमान में भी ना था कि वो आबिस रज़ा पर गोली चला बैठेगा। सदा की तेज़ मिजाज रशीदा बेगम बेटे के करतूत जानकर ज़मीन में गड़ी जा रही थी। आबिस रज़ा से निगाहें मिलाने की उनमें हिम्मत ही ना थी। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतना जलील निकलेगा, हमार शराजी निदामत से बोले। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ बेटे, मैं उसे कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, वो बामुश्किल कह पाए। आबिस रज़ा को इस बात का इतना रंज नहीं था कि शाहिद ने क्यों उन पर गोली चलाई। दुख था तो सिर्फ इस बात का कि एक बेकसूर लड़की उसकी जद में आ गई थी। इसलिए उनकी निगाहें बार बार उजाला के चेहरे पर जा रुकती। खूबसूरत चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी। घनी पलकें आपस में गड़मड़ती। नहीं आंटी, आप कुछ ना कहिए, और पशेमान होने से कोई फ़ायदा नहीं, वो आहिस्तगी से बोले। बेगम शराजी भी अपने साहब का रवैयों पर बहुत शर्मिंदा थी।
एक हफ्ते बाद जब उजाला की तबीयत कुछ संभली तो वो जाने के लिए तैयार हो गई। कहाँ, ये उससे खुद भी मालूम नहीं था। गो के उसके बाजू का जख्म अभी भरा नहीं था, वो नकाहत भी काफ़ी थी, मगर उसने उन लोगों पर और बोझ बनना मुनासिब नहीं समझा। पहले ही उसकी वजह से उन सब पर बहुत मुसीबतें नाजिल हुई थी। वो और उन पर उन बार बनना नहीं चाहती थी। हरगिज़ नहीं, हम तुम्हें कहीं भी जाने नहीं देंगे, कटी बोली। मेरा जाना ही बेहतर है कटी, ज़िद मत करो, वो उदासी से बोली। मगर जाओगी कहाँ? बिंदिया ने पूछा। कहीं भी, मगर यहाँ नहीं रहूँगी। इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। अगर आबिस भाई तुम्हें रोक लें तो फिर भी नहीं रुकोगी? कटी उसे छेड़ने लगी। नहीं, वो बामुश्किल बोल पाई, आंसू जब्त करने की कोशिश में। चेहरा सुर्ख हो गया, दिल में दर्द की एक लहर सी उठी। मैं जानती हूँ कटी कि वो मुझे कभी भी नहीं रोकेंगे। वो भला क्यों एक कमतर सी लड़की के आगे झुकने लगे? वैसे उनसे जुदाई का दर्द नासूर बनकर मेरे सीने में पोशीदा रहेगा, उसने सोचा। क्या हो गया तुम्हें, कहाँ खो जाती हो बार बार? बिंदिया ने झुलाकर कहा। बस तुम लोग मुझे तंग मत करो, मुझे जाना है, हर सूरत, आज और अभी, वो गमज़दा लहजे में बोली। उसी लम्हे बेगम शराजी अंदर दाखिल हुई। देखिए मम्मा, ये उजाला यहाँ से जाने की ज़िद कर रही है। ये क्या सही कह रही है उजाला? जी आंटी, वो आहिस्ता से बोली। क्यों, यहाँ कोई तकलीफ़ है क्या? नहीं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं कब तक आप पर बोझ बनूंगी? वो सिसक पड़ी। काफ़ी देर से आंसुओं को जब्त कर रही थी, मगर अब उन्होंने रुकने से इनकार कर दिया था। कांपती पलकें गीली हो गई। बेगम शहराजी ने देखा वो जर्द कपड़ों में कुछ और जर्द लग रही थी। खूबसूरत गुलाफी आंखें रोने से सुर्ख हो रही थी। कितनी प्यारी बच्ची है, उन्होंने पहली बार दिल की आंखें खोलकर देखा। कितनी हमदर्द और सलीकामंद है। मेरे बच्चे की ज़िंदगी के लिए अपनी जान तक की परवाह न की। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही लड़की की ज़रूरत थी, हसीन, हमदर्द और सलीकामंद। कैसे सारे घर का निज़ाम संभाल रखा है। मैं इसे कहीं भी जाने नहीं दूंगी, मैं रोक लूँगी इसे। मेरे आबिस और इसकी जोड़ी खूब सजेगी। उन्होंने आन वाहिद में फ़ैसला कर लिया। मैं जाने क्यों इस बच्ची से मुतनफिर हो गई थी। जाने मेरी अक्ल को क्या हो गया था जो मैं इस हीरा सी लड़की को बुरा समझ बैठी। कितने अरसे से रह रही है हमारे घर यहाँ, मगर मैंने आज तक कोई बुरी हरकत करते हुए नहीं देखा। आजकल के दौर में ऐसी मासूम और बाहया लड़कियाँ कहाँ मिलती हैं। परवरदिगार, मुझे माफ़ कर देना, मैंने इस पर बहुत जुल्म किए हैं और अब मैं अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करना चाहती हूँ। उसे देखते ही देखते उन्होंने जाने क्या क्या सोच लिया। यहाँ आओ बेटा मेरे पास, पहली मर्तबा। उनके लहजे में शहद जैसी शरीनी घुल गई। जी, उजाला चौंकी, फिर पास गई। उन्होंने उसे मोहब्बत से सीने लगा लिया। तुम इस घर से कहीं भी नहीं जाओगी। क्या तुम मेरे पास खुश नहीं हो? शायद तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती। उनके लहजे में मोहब्बत के साथ साथ शिकवा भी था। जी, वो हैरत से उन्हें देखने लगी। उसे अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सब वो कह रही थी। उसकी आंखों से आंसू दोबारा गिरने लगे। ना रो बच्ची, उन्होंने उसे दोबारा सीने से लगा लिया। मैं बहुत बदनसीब हूँ आंटी, और मनहूस भी, मुझे जाने दें। उसके लहजे में यासियत घुल गई। कोई मनहूस नहीं हुआ करता। आइंदा से मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी गलत बात ना सुनूं। उन्होंने उसे प्यार भरी डांट पिलाई और उसकी पेशानी चूम ली। अब देख लेना इस मोहब्बत का नतीजा कितना प्यारा निकलेगा, कहीं मायनी खेज लहजे में बोली। क्या मतलब? उसके रुखसार दहक उठे। निगाहों के सामने आबिस रज़ा की खूबसूरत शबीह लहरा गई, मगर फिर बुझ कर रह गई। मुझे तो वो पसंद ही नहीं करते। दिल दुख से भर गया। मतलब ये कि अब खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारा मुकद्दर बनने वाली हैं। बिंदिया मुस्कुराई तो वो फीकी सी हंसी हंस दी। उस दिन वो अपने बेडरूम में थी कि आबिस रज़ा दरवाज़ा नॉक करके अंदर चले आए। वह हैरान व शशदर से उन्हें देखे गई। अपनी बसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। आप? उसका हलक तक खुश्क हो गया। जी, मैं क्यों, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? वर्दा वो संजीदगी से बोले तो वो खामोश रही। मैंने सुना था कि तुम जा रही थी। क्यों, यहाँ क्या तकलीफ़ है तुम्हें? उन्होंने बगौर उसे देखा। इन चंद दिनों में वो कितनी दुबली हो गई थी। मैरून सूट में कनबी रंग दहक रहा था। वो एक टीक उसे देखे गए। तुमने बताया नहीं, क्या दुख है तुम्हें यहाँ? उन्होंने कहा तो उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। मैं वो कामते लहजे में कुछ कहना चाह रही थी, मगर आंसुओं ने गले में फंदा सा डाल दिया। कितने अनजान थे वो उससे, रोज़े अव्वल की तरह। वही बेवकूफ़ थी जो उस एक तरफा चाहत में जलती आ रही थी। बेवकूफ़ लड़की, तुम उस दिन मेरे सामने क्यों आ गई थी? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? उन्होंने दबी दबी मुस्कुराहट से उस बेतहाशा घनी खूबसूरत पलकों वाली लड़की को देखा तो उन्हें बेहद अजीज़ हो गई थी। तो क्या फ़र्क पड़ता है? आंसुओं ने सारा चेहरा भिगो डाला था। अपनी कम मायगी का एहसास दो चंद हो गया था। तुम्हें तो कुछ नहीं, मगर मुझे फ़र्क ज़रूर पड़ जाता। उन्होंने पहली बार मुस्कुराकर कहा तो वो हैरत से उनकी बादामी आंखों में देखने लगी, जहाँ मोहब्बत के दिए रोशन हो गए थे। जी, वो बेहोश होते होते बची। ये आज आबिस रज़ा इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे?
उसने देखा उनके चेहरे से हजली सख्ती गायब थी और एक नरम नरम सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर खेल रही थी। क्या यकीन नहीं आ रहा मेरी बात का? तो सुनो बेवकूफ़ लड़की, तुम तो रोज़े अव्वल से ही मेरी आंखों में समा गई थी, मेरे दिल में बस गई थी। ये उसका सांस फूलने लगा। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। उन्होंने पहली बार उसका हाथ थामा। वो काम गई। उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर बेड पर बिठा दिया और ख़ुद भी उसके करीब ही बैठ गए। तुम जानना पसंद करोगी कि मैंने तुमसे ऐसा सख्त रवैया क्यों इख्तियार किया? तो इसका जवाब ये है कि मैं अपनी आंटी और कज़न की आदत को अच्छी तरह जानता था। मैं जानता था कि अगर मेरा इल्तिफ़ात तुम्हारी तरफ बढ़ा तो वो तुम्हारा यहाँ रहना दो भर कर देगी। मैं जो बहुत नरम दिल और शफ़ीक इंसान था, सिर्फ उन लोगों की वजह से तुम पर सख्ती करने पर मजबूर हो गया। मेरी बहन और कज़न भी मेरे इस रवैये से सख्त हैरान और परेशान थे, मगर मैं मजबूर था। मैं तुम्हें हर लम्हा अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, इसलिए मैंने अपना हर काम और ख़ुसूसन चाय बनाने का काम तुम्हें दे दिया ताकि मैं रोज़ाना तुम्हारी मनमोहनी सूरत को देख सकूं। उस दिन भी मैंने अपना एक अहम काम छोड़कर तुम्हें जाने से रोक लिया था। मुझे मालूम था कि तुम घर वालों की नाइंसाफ़ी और मेरी सख्ती से घबराकर भागने की कोशिश करोगी, इसलिए मैं साए की तरह तुम्हारी निगरानी करता रहा था। उन्होंने रुककर उसकी तरफ देखा। वो हैरत से आंखें खोले बेयकीनी से उन्हें देखे जा रही थी। और वो बारिश वाले दिन का वाक़या याद है तुम्हें, जब मैं तुम्हें डांटते हुए टीवी लाउंज में ही बैठ गया था? तुम बहुत खौफज़दा थी उस दिन। तो फिर मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़कर चला जाता? और शायद वाले वाक़ये के बाद मैंने कदम कदम पर तुम्हारी निगरानी की है। वो उसे सब कुछ धीरे धीरे तफसील से बताते रहे और वो बुत बनी सब कुछ सुनती रही। ये कौन कौन से इंकशाफात कर रहे थे, वो साकित सी उन्हें देखे चली गई। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आबिद साहब कि आप मुझे बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ, खुदारा मुझे और कांटों में मत घसीटिए। वो एक बार फिर रो दी। दिल तो चाह रहा था कि वो उनकी बातों पर आंखें बंद करके यकीन कर ले, मगर फिर उनका सख्त रवैया याद करके वो दिलगीर सी हो जाती। क्या सोच रही उजाला? उनके मुंह से अपना नाम पहली बार सुन के उसे बहुत अजीब लगा, वरना वो तो हमेशा ही उसे डपट कर लड़की कहा करते थे। मैं अब यहाँ नहीं रहूँगी आबिद साहब, मैं मज़ीद आप लोगों पर बोझ बनना नहीं चाहती। वो होंठ काटते हुए बोली। मगर क्यों? अब तो सारे हालात ठीक हैं, सब तुमसे माफ़ी मांग चुके हैं। वो झुंझलाकर बोले। इस बेवकूफ़ सी लड़की पर सख्त ताव आ रहा था, जो उनकी किसी बात का एतबार करने को तैयार ही ना थी। वैसे अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा था और ख़ुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि अगर उससे तन्हाई में इजहार मोहब्बत कर दिया होता तो आज ये नौबत तो ना आती। मगर मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। मुझे मालूम है कि आप आंटी और कटी के मजबूर करने पर यहाँ आए हैं। वो उनकी किसी बात का यकीन करने को तैयार ही नहीं हो रही थी। और ऐसी कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें कैसे अपनी चाहत का यकीन दिलाऊं? वसीले और सख्त से आबिस रज़ा उस समय कितने नरम और मजबूर लग रहे थे। उसने देखा वो हमेशा की तरह ही खूबसूरत और वजी लग रहे थे। सुरमई अवामी सूट में उनका सुर्ख सफ़ेद रंग दमक रहा था। गहरी गहरी बादामी आंखों में चाहत के रंग भरे थे। अब कोई फ़ायदा नहीं यकीन दहानी का। मैं देखो बेवकूफ़ लड़की, मेरी आंखों में देख कर कहो कि तुम्हें मेरी चाहत का यकीन नहीं आया। उन्होंने उसे कंधों से थाम कर कदरे सख्ती से कहा तो उसने घबराकर उनकी आंखों की तरफ देखा, जहां उसी का अक्स लहरा रहा था। उससे उनकी फसूखेज़ आंखों में एक लम्हे को भी देखा नहीं गया। अब देखती क्यों नहीं? मेरी तरफ निगाहें क्यों झुका ली? उनके लहजे में सख्ती के साथ साथ प्यार भी था। मैं नहीं देख सकती, पहली बार उसने शर्मा कर कहा। क्यों? उन्होंने बहुमें अचकाई। बस, वो दबी दबी मुस्कुराहट के दरमियान बोली। तो उनके लबों पर भी दिलकश मुस्कुराहट दौड़ गई। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन आ गया ना? उन्होंने उसके सर पर मोहब्बत से चुप्पत रसीद की तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तो फिर मैं ये नहीं तुम्हें पहना दूँ? उन्होंने अपने गले में पहनी हुई प्लाटिनियम की जंजीर उतारते हुए कहा। क्या? वो उनकी निगाहों की तपिश से घबराते हुए बोली। अपनी मोहब्बत की निशानी? उन्होंने उसे दिल में उतारने वाली निगाहों से देखा तो उसने शर्माकर चेहरा झुका लिया और उन्होंने उसके गले में चेन पहना दी। तो गोया मैंने तुम्हें फतह कर लिया। वो दिलकशी से मुस्कुराए। उस समय उनके चेहरे पर चाहत के कैसे अनोखे रंग बिखरे थे। उजाला ने बामुश्किल घनेरी पलकें उठाकर उन्हें देखा और फिर उसकी निगाहें बेख्तियार झुकती चली गई और एक खूबसूरत मुस्कुराहट लबों पर फैल गई। तो ये था आज का खूबसूरत सा नावल। होपफुली कि आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके अलावा मुझे बहुत सारे डीएम आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं लोग कि माला शुरू कर लूँ। एक्चुअली माला मैंने शुरू किया था और उसकी मैंने बहुत सारी एपिसोड्स रिकॉर्ड भी की थी, तो दरमियान में मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि एक तो व्यूज़ नहीं आ रहे थे, दूसरा मुझे स्ट्राइक का डर था। निम्रा अहमद स्ट्राइक भेज रही थी सबको क्योंकि वो अलाउ नहीं कर रही। वो कह रही थी कि माला नावल नहीं पढ़ना, बाकी सारे वाले नावल्स पढ़ लो। तो अब आप लोग जितना इसरार कर रहे हो तो मैं सोच रही हूँ कि मैं वो कर लूँ, लेकिन उसको मैं फिर अपने नए चैनल पर अपलोड कर दूँगी। लेकिन मेरे पास जो बाकी एपिसोड्स हैं वो आप लोग मुझे
इंस्टा पर जाइए, वहाँ पर फॉलो भी कर लीजिएगा इस तरह से। इंस्टा का अकाउंट है मेरा एस्थेटिक नादिया, ठीक है। नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को चैनल के वो भी मिल जाएगा, जब आप लोग चैनल में जाओगे ना अबाउट में, तो वहाँ पर भी आप लोगों को मेरे ये मिल जाएगा। वैसे आप लोग एस्थेटिक लिखोगे, एस्थेटिक के बाद एक स्पेस देनी है और उसके बाद NADIAN, ठीक है, नादिया, वो लिखना है आप लोगों ने। शायद मैं वीडियो में भी दे दूँ आप लोगों को इधर ही, तो मैं कुछ कह नहीं सकती, वैसे मैं लिख दूँगी इधर ही एस्थेटिक नादिया। और बाकी की जो एपिसोड्स मिलेंगी वो मिलेंगी व्लॉग्स फॉरएवर पर, क्योंकि मुझे उसका टाइम पूरा करना है उस चैनल का। तो उसके लिए मैं ऐसा ही नावल चूज़ करूँगी जो बाद में ज़ाहिर सी बात है मैंने उसको ज़्यादा देर रखना नहीं है, क्योंकि उस पर स्ट्राइक आ जानी है। और मैं इसलिए उसको उधर कर रही हूँ क्योंकि वो सर्चिंग में नहीं आएगा, उसके कोई मैंने हैशटैग नहीं लगाने। वो सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग सिर्फ उस नावल को सुनने में इंटरेस्टेड हैं। तो मैं सिर्फ इस वजह से उधर अपलोड करूँगी। और बाकी मैंने उसकी बहुत सारी एपिसोड्स रिकॉर्ड ऑलरेडी किए हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहले जो नावल स्टार्ट किया था अपने चैनल पर वो माला ही था, और उसको मैंने पहली दफ़ा मतलब किया था, तो उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, मेरा बोलने का अंदाज़ भी कुछ अच्छा नहीं होगा क्योंकि स्टार्ट था। अभी भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, आई नो, लेकिन तब शुरुआत थी तो मुझे पढ़ना भी नहीं आ रहा था सही से, उर्दू मेरी इतनी भी कोई अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए वहाँ पर मैं अटक भी बहुत ज़्यादा रही थी। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा। बाकी नावल बहुत अच्छा था, और मैं आप लोगों का वो स्पॉइलर वो नहीं करूँगी आप लोगों को, कि कहानी का जो होता है ना कि स्पॉइल कर देते हैं उसके मज़े को, मैं वो नहीं किरकिरा करती आप लोगों का। तो आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि कहानी कैसी है। वैसे मेरा पूरा इरादा था कि मैं उस नावल को कंप्लीट नहीं करूं। मैंने उसकी 16 एपिसोड्स तक पढ़ा है, 16 भाग मैंने उसके पढ़े, उसके बाद मैंने छोड़ दिया है कि मैंने उसको कंप्लीट नहीं करना। लेकिन आप लोगों के लिए कुछ भी, मैं पहले भी ऑलरेडी ऐसे नावल्स रिकॉर्ड कर चुकी हूँ जो मेरा दिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं। तो अब ठीक है, आप लोग मेरे जाइए वहाँ पर, मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है, वहाँ पर मुझे कहिए कि आप लोगों को चाहिए माला की एपिसोड चाहिए, मैं आप लोगों को वो सारी लिस्ट प्रोवाइड कर दूँगी लिंक्स की, आप लोग उससे वो देख लेंगे। मैं उनको पब्लिक नहीं कर सकती, मुझे कोई फ़ायदा नहीं उनको पब्लिक करने का। अगर मैं पब्लिक नहीं करती तो ना मुझे उसके व्यूज़ मिलते हैं, ना मुझे वो कुछ उसका फ़ायदा होता है। लेकिन ये है कि आप लोग इसरार इतना कर रहे हो तो मैं आप लोगों को दे देती हूँ। हाँ, अगर मैंने उसकी 17 एपिसोड्स मैं इस चैनल पर ही अपलोड कर दूँगी, फिर आगे मतलब 17 आई डोंट नो कि मैंने कहाँ पर छोड़ा था, लेकिन अभी मुझे देखकर ही पता चलेगा कि मैंने उस नावल को कहाँ पर छोड़ा। उसके बाद की जितनी भी एपिसोड्स होंगी, एक यहाँ पर होंगी, बाकी वाली एपिसोड्स व्लॉग्स फॉरएवर पर होंगी, ठीक है। तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे जाकर उधर एस्थेटिक नादिया पर वो फॉलो भी कर लें और मुझे वो DM कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को वो सारे लिंक प्रोवाइड कर दूँगी सबके, ठीक है। अभी मुझे वो लिंक भी बनाने हैं, अभी मुझे ख्याल आया था, ठीक है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।